Now the next topic we are going to start, that is a very important topic. आप बोल सकते हो सीए फाइनल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक, दैट इज द प्रोफेशनल एथिक्स. अगर प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का कंबाइंड वेटेज एग्जाम में मिनिमम 60 मार्क्स. So professional ethics plus the essays, this is going to give you minimum 60 marks. ये मिनिमम है, 60 से ज्यादा भी हो सकता है, 60 से कम नहीं होगा. So again a very important area, very important part. और प्रोफेशनल एथिक्स का जो वेटेज रहने वाले एग्जाम में, दिस इज बिटवीन 16 to 20 मार्क्स. तो चाहे एग्जाम में आपको ऑडिट में पास होने का जुगाड़ करना है या आपको 70 प्लस लाने का 70 प्लस लाने के लिए पढ़ रहे हो, दोनों सिचुएशन में प्रोफेशनल एथिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए. तो ऑल्सो जो लोग क्लासेस ऑनलाइन देख रहे हैं, इफ पॉसिबल यार प्रोफेशनल एथिक्स का जो पोर्शन रहेगा तो इसमें फेस टू फेस आ जाना. अगला हफ्ता अपना पूरा प्रोफेशनल एथिक्स में ही जाने वाला है, तो एटलीस्ट जो प्रोफेशनल एथिक्स का पोर्शन रहेगा इसमें फेस टू फेस आ जाना आप लोग. प्रोफेशनल एथिक्स, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी नीड टू बी एथिकल इन आवर अप्रोच. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी नीड टू बी एथिकल. अगर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपन एथिकल होंगे, अपन एथिकल बन के काम करेंगे, तभी जाके वो जो स्टेक होल्डर्स है वो हम पे ट्रस्ट कर पाएंगे. द स्टेक होल्डर्स हैव ए ट्रेमेंडस ट्रस्ट ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, and that is why we need to be ethical. That is why we need to be ethical. तो अब इसके लिए आईसीआई ने जारी किया है प्रोफेशनल एथिक्स, जिसको आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट भी बोलते हो. द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अलग से एक्ट पास किया गया, दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर. अब इस टॉपिक का जो मिनिमम वेटेज रहने वाला है, दैट इज बिटवीन 16 to 20 मार्क्स. ओल्ड सिलेबस में ये टॉपिक हमेशा 16 मार्क्स का आता था, और न्यू सिलेबस में अभी तक जितनी बार भी आया है मोस्टली ये 18 से 20 नंबर के बीच आया है. तो अब देखना, प्रोफेशनल एथिक्स को हम लोग ना मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. सबसे पहले एक्ट, अपने को पढ़ना है एक्ट वाला पार्ट, अपने को पढ़ना है एक्ट वाला पार्ट, यानी सेक्शंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. फिर इसके अलावा अपने को पढ़ना है गाइडलाइंस. देयर आर सेवरल गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल. देयर आर सेवरल गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल, तो वी ऑल्सो नीड टू रेफर टू द गाइडलाइंस. तो अपने को गाइडलाइंस रेफर करना है कि अलग अलग चीजों में काउंसिल की क्या क्या गाइडलाइंस है. उसके अलावा we need to study the schedules to the Chartered Accountants Act. The schedules to the Chartered Accountants Act. This is the most important part of the chapter. Schedules to the Chartered Accountants Act. This is the most important part of the chapter. And उसके अलावा we also need to study
some regulations and some judgments issued by the Ethical Standard Board, ESB judgments. Some judgments issued by the Ethical Standards Board. जब ये सारा कुछ करेंगे तब जाके हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कंप्लीट होएगा. तो वी नीड टू स्टडी द एक्ट, वी नीड टू स्टडी द गाइडलाइंस, we need to study the schedules to the Chartered Accountants Act, and we need to study the regulations and Ethical Standard Board का judgment. अब Chartered Accountants Act का ऑब्जेक्टिव क्या है, Chartered Accountants Act बोलता क्या है, आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ने क्या वाले हो? तो सिंपल सी चीज है भाई, सीए जब तुम बन जाओगे, जब तुम सीए बन जाओगे, आई अज्यूम दैट ऑलरेडी यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जैसे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो सीए के बनने के बाद तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वो सीमा, तुम्हारी वो बाउंड्रीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट डिसाइड करता है कि सीए बनने के बाद तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारी क्या सीमा होगी, तुम्हारी क्या बाउंड्रीज होगी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट डिसाइड करता है. एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है कि अब डिसाइड करना अपने लिए कि लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है. टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अगर मैं आपसे पूछूं एथिक्स का क्या मतलब है, तो टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. राइट, ऑलवेज बी ऑन द राइट पाथ, ऑलवेज डू द राइट थिंग, उसको बोलते हैं बी एथिकल, कि हमेशा सही चीज करो, हमेशा गलत काम मत करो. लेकिन तुम्हारे लिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सही है, क्या गलत है, कौन बताएगा? आईसीआई. तुम्हारे लिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सही है, क्या गलत है, कौन बताएगा? आईसीआई बताएगा. तो पार्टिकुलरली चार्टर्ड, यहां प्रोफेशनल एथिक्स वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है कि आईसीआई तुमको बताएगा कि बॉस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू. आईसीआई विल टेल अस. You were not supposed to do as a chartered accountant anything that is unethical. As a chartered accountant आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो कि unethical है, जो कि गलत है, because आप आईसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हो. बट अगर जनरली एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो गलत है, तो उससे हम क्या समझेंगे? राइट. तो दैट इज वाई आईसीआई ने हर एक सिचुएशन को डिफाइन किया है, जितना हो सके आईसीआई ने हर एक सिचुएशन को डिफाइन किया है कि भाई क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, हाउ यू हैव टू बी एथिकल. द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इज एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिग्री, इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट. द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इज एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. कि अगर हम एथिकली काम करेंगे तभी हमारा समाज में इज्जत रहेगा, अगर हम एथिकली काम नहीं करेंगे तो हमारा समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगा. आज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू है वो वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर हम डिग्निटी के साथ काम नहीं करेंगे, अगर हम एथिकली काम नहीं करेंगे. एंड दैट इज व्हाई द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट इज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द मेंबर्स, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द मेंबर्स. आप एक चीज बताना मुझे, आपने जैसे मार्केट में देखा होगा कि यार वो पैम्पलेट्स वगैरह बंटता है, वो पैम्पलेट्स वगैरह बंटता बिजनेस वगैरह का, है ना, वो पैम्पलेट्स वगैरह बंटता है कि फॉर अवेलिंग सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस, आपको टू अवेल एनी सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस, इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग देन कॉन्टैक्ट अस. इस तरीके से वो पैम्पलेट वगैरह बंटता है. कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैम्पलेट वगैरह बंटता है कि एडमिशन लेना है हमें कॉन्टैक्ट करो, इतना डिस्काउंट रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा. चारों तरफ वो पैम्पलेट वगैरह बंट रहा होता है. कभी कभी वो आपको जुत्ते के नीचे भी आ जाता है और आप उस पैम्पलेट को लेते हो, बड़ी शान से उठाते हो, फाड़ के फेंक देते हो या डस्टबिन में डाल देते हो. लेकिन आपने कभी आज तक इतने सालों में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैम्पलेट देखा है? याद करो, आज तक आपने इतने सालों में कहीं भी कभी भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैम्पलेट देखा है? किसी सीए इन प्रैक्टिस का पैम्पलेट देखा है कि मेरा सर्विस यहां पे है? नहीं, आपने नहीं देखा होगा. क्यों नहीं देखा? बिकॉज आईसीआई अलाउ नहीं करता. क्यों नहीं देखा? बिकॉज आईसीआई अलाउ नहीं करता कि भाई कुछ ऐसा काम मत कर जिससे इंस्टीट्यूट का डिग्निटी खराब हो, कुछ ऐसा काम मत कर जिससे इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन खराब हो. आपके पास कॉल्स आते होंगे, जैसे नॉर्मली आपके पास कॉल्स आते होंगे, सर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट देन वी कैन गाइड यू विद द सेम एंड ये वो. आपके पास कॉल्स आते होंगे कि आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, कि आपको एडमिशन कराना है, क्या एडमिशन कराना है तो वी हैव ए वेरी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा करके आपके पास कॉल्स आता होगा.
आपके पास कॉल्स आता होगा, आपको इंश्योरेंस कराना है क्या, इंश्योरेंस कराना है तो वी हैव द सॉल्यूशन फॉर ऑल द थिंग्स, आप इंश्योरेंस हमसे करवा सकते हो। कभी आज तक किसी सीए के ऑफिस से कॉल आया है? आज तक कभी सीए के ऑफिस से कॉल आया है कि आप इनकम जनरेट करते हो, कि आप इनकम कमाते हो, क्या इनकम कमाते हो तो मेरे पास आ जाओ? कभी आज तक सीए का कॉल आया? नहीं आया। बिकॉज सीएस आर नॉट सपोज टू डू दैट। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट मना करता है, ये जो एक्ट हमारा मना करता है। आपके मन में आता होगा कभी कभी एज ए स्टूडेंट कि अरे यार ये बेकार में रोते रहते हैं ये लोग, कि काम नहीं है काम नहीं है, इनको ऐड करना नहीं आता, इनको मार्केटिंग करना नहीं आता, हम सीए बनेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब आप देखते होगे अपने कलीग्स वगैरह को तो आप सोचते होगे यार मतलब कितने कंजूस है यार, रेडियो में ऐड नहीं करते, टीवी में ऐड नहीं चलाते, न्यूज़पेपर्स में ऐड नहीं डालते, कहां से क्लाइंट आएगा? हमें सीए बनने तो हम तो भाई न्यूज़पेपर में एकदम फ्रंट पेजेस में ऐड डालेंगे, हम तो रेडियो में अपने बारे में बुलवाएंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुमने अगर ऐसा कुछ भी सोचा है तो वो तुम्हारी जो सोच है वहीं खत्म हो जाएगी। आपने आज तक कभी देखा है कि सीए का रेडियो में ऐड आ रहा है? आपने आज तक कभी देखा सीए का टीवी में ऐड आ रहा है? आपने कभी आज तक देखा है कि सीए के ऑफिस का न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में ऐड आ रहा है? नहीं, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट मना करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट मना करता है। आप आईपीएल वगैरह देखते हो तो आईपीएल वगैरह में कभी लिखा रहता है विवो आईपीएल, कभी लिखा रहता है टाटा आईपीएल, कभी लिखा रहता है अलग अलग कंपनीज का नाम वगैरह लिखा रहता है। आज तक इतना एडिशन हो गया, कभी आपने आज तक देखा है E&Y आईपीएल, केपीएमजी आईपीएल, डिलॉयट आईपीएल देखा है कभी? नहीं देखा है, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट मना करता है। राइट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट रिफ्यूजेस। सोचो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट मना नहीं करेगा तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। जस्ट इमेजिन कि अगर एक्ट नहीं होता, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट नहीं होता तो क्या सिनेरियो होता? आप रोड में जा रहे होते, आपको वो पैम्पलेट बट रहे होते सीए के नाम के जो लोगों के जूते में आ रहे होते हैं। पता चलता आपके दरवाजे में घंटी बजी, टिंग टोंग, आपने दरवाजा खोला, वहां एक सूटेड बूटेड आदमी खड़ा है, जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने अपने सर्विस स्टार्ट की है एंड आई कैन हेल्प यू विथ योर नीड्स। सोच के देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या डिग्निटी रह जाएगा सोसाइटी में। एंड प्रैक्टिकली वैसा होगा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट नहीं होगा बीच में टू रेगुलेट। पीपल विल डू दैट। अर्बन क्लैप वगैरह आप ऐप यूज करते हो तो आप अगर अर्बन क्लैप वगैरह ऐप यूज करते हो तो उसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स की अलग अलग कैटेगरीज होती है, पेंटर्स, कारपेंटर्स। जस्ट इमेजिन वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी एक है। नहीं है ना? क्यों नहीं है? बिकॉज आईसीए अलाउ नहीं करता है। आईसीए डज नॉट अलाउ कि यार कुछ भी ऐसा काम मत करो यार जिससे तुम्हारी डिग्निटी खराब हो। कहां वो पेंटर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, स्पा, सैलून्स, उनके साथ तुम अपना वो तुम अपने आप को भी लिस्ट कराओगे क्या? अलग से कोई ऐप होता खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए होता, अलग बात होती। तो इंस्टीट्यूट मना करता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का पर्पस है टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का पर्पस है टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोफेशन। एंड विद दिस ऑब्जेक्टिव द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट इज इनैक्टेड। अब देखना, ये तो मैंने वो सारे एग्जांपल्स लिए जो नॉर्मली हर सीएफएम फॉलो करती है, बिकॉज ये ब्रॉड चीजें हैं। बट ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के अंदर हम जो भी पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकली हर कुछ फॉलो होता है। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले, टीच करने से पहले एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो हम पढ़ेंगे जो कि सिर्फ काल्पनिक है, जिसका रियल जीवन में कोई संबंध नहीं है। तो प्लीज मेरे को ये मत बोलना कि सर आप तो मना कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने तो देखा है ऐसा होता है। बिकॉज लॉज आर मेड टू बी ब्रोकन, है ना? और हमसे अच्छा इस चीज को कौन जानता है कि लॉज आर मेड टू बी ब्रोकन। तो सबसे पहले अपन कुछ जनरल बातें देखेंगे एक्ट का, थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा। उसके बाद अपन शेड्यूल्स में जाएंगे एंड शेड्यूल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। शेड्यूल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एट द सेम टाइम शेड्यूल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। एंड हियर बाय आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, एक तो भाई तुम लोग ग्रुप में डाल देना,
कि मंडे से कोई क्लास मिस नहीं करेगा। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने जो पार्टिकुलरली रेगुलर बेसिस में ऑनलाइन भी नहीं आते कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बैकअप देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स तो साथ साथ कर लो। एंड इफ पॉसिबल ऑनलाइन नहीं आकर फेस टू फेस आना मंडे ऑनवर्ड्स। तो अभी अपन फिलहाल एक्ट का कुछ बेसिक पार्ट करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल इन नेचर रहेगा, और बाद में अपन शेड्यूल्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखना, पहले कुछ बेसिक ज्ञान दिया हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। सबसे पहले ये कुछ इंटर का पोर्शन ही है जो यहां पे दिया हुआ है, थोड़ा सा थोड़ा सा ब्रॉड करके बोला। कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट अगर है, एनी प्रोफेशनल अकाउंटेंट, कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट अगर है, तो देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट एवरी प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैज टू फॉलो। अगर कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट एवरी प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज सपोज्ड टू फॉलो। सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। बोला सर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? आपको यहां ये सेक्शन नंबर्स जो दिया है बाजू में, इसको याद करने के लिए नहीं जाना है, आपको सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स याद रखना है कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, एंड दिस इज नथिंग बट OIPCC। दिस इज नथिंग बट OIPCC। कहां किया था अपन ने OIPCC? कहां किया था अपन ने OIPCC? कहां किया था अपन ने OIPCC? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, दिस इज नथिंग बट OIPCC। प्लीज बताओ कहां किया था अपन ने OIPCC? कौन सा स्टैंडर्ड में किया था अपन ने OIPCC? ऐसे 200, ऐसे 200, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। याद आया? 5 प्रिंसिपल्स OIPCC, दैट इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, देन प्रोफेशनल बिहेवियर, confidentiality, competence and due care, competence and due care. So there are 5 fundamental principles to be followed by professional accountants. सबसे पहले क्या है? इंटीग्रिटी। मतलब आज हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 5 कसमें खाने वाले हैं। पहली कसम, अब से जीवन भर हम इंटीग्रिटी का पालन पोषण करेंगे। अब से जीवन भर हम इंटीग्रिटी का पालन पोषण करेंगे। इसका मतलब वी शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी। हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर काम करेंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर काम करेंगे। अगर क्लाइंट मेरे को ब्लैंक चेक भी क्यों ना दे, अगर क्लाइंट मेरे को चाहे ब्लैंक चेक भी क्यों ना दे, फिर भी मैं किसी ऐसे रिपोर्ट में साइन नहीं करूंगा जो कि मेरे को पता है कि गलत है, मिसलीडिंग है। क्लाइंट मेरे को ब्लैंक चेक भी क्यों ना दे, मैं किसी ऐसे रिपोर्ट में साइन नहीं करूंगा जो कि मेरे को पता है कि गलत है, जो कि मेरे को पता है कि मिसलीडिंग है। ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी व्हिच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्ट. Integrity implies fair dealings and truthfulness. Professional accountant should not knowingly be associated with information that contains materially false or misleading statement. आपको पता है कि स्टॉक सर्टिफिकेट गलत है, फिर भी आप साइन कर रहे हो। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, फिर भी आप साइन कर रहे हो। मतलब आप इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा रिपोर्ट अगर एंटिटी प्रिपेयर करता है और उसमें आपको साइन करने के लिए बोलता है, कोई भी सर्टिफिकेट प्रिपेयर किया जाता है, आपको साइन करने के लिए बोला जाता है, अगर आपको पता है कि उसमें गलत चीजें दी गई हैं, आपको पता है कि उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको पता है कि उसमें चीजों को ओमिट किया गया है, या आपको पता है कि उसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप वैसे इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट ना करें, आप वैसे रिपोर्ट में अपने सिग्नेचर्स ना दें, वरना आप इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करोगे। As simple as that.
तो ये हो गया हमारा पहला प्रिंसिपल, दैट इज इंटीग्रिटी। जनरली आपसे क्वेश्चन इंटर लेवल पे ज्यादा पूछा जाता है कि वो आपको बता देगा दैट सीए देयर इज अ स्टेटमेंट इन विच मैनेजमेंट हैज गिवन फॉल्स पार्टिकुलर्स एंड ऑडिटर हैज साइंड द रिपोर्ट। तो विच प्रिंसिपल द ऑडिटर हैज वायलेटेड? ऑडिटर हैज वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। मान लो मैनेजमेंट ने अपने स्टॉक की वैल्यूज इन्फ्लेट की है और ऑडिटर ने भी उस रिपोर्ट पे साइन किया है, तो ऑडिटर हैज वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। मैनेजमेंट ने लिटिगेशंस के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ऑडिटर को इस बारे में पता है, फिर भी उसने क्या किया है अनमॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू कर दिया। ऑडिटर हैज वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर भी ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दे दिया है। ऑडिटर हैज वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। ईमानदारी से काम नहीं किया। अगला प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज, आपको बायस्ड नहीं होना है। सबसे पहले आपको बायस्ड नहीं होना है। यू शुड नॉट बी बायस्ड। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला, डोंट बी बायस्ड। आपको बायस्ड होकर काम नहीं करना है। ना मैनेजमेंट आपका सगा है, ना शेयर होल्डर्स आपके सगे हैं। ना मैनेजमेंट आपका सगा है, ना शेयर होल्डर्स आपके सगे हैं, ना कोई इन्वेस्टर आपका सगा है। जो जैसा है आपको वैसा रिपोर्ट करना है। आपको किसी की तरफ भी बायस नहीं होना है। सिंपल सी चीज है। एक तरीके से आप बोल सकते हो आपको इंडिपेंडेंट होकर काम करना है। तो यू शुड नॉट बी बायस्ड। उसके बाद देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सर। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोच लो, आप ही कंपनी के अकाउंटेंट हो और आपको ही कंपनी का ऑडिटर बना दिया गया है। बताना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होएगा कि नहीं होएगा? आप ही कंपनी के अकाउंटेंट हो, आपको ही कंपनी का ऑडिटर बना दिया गया है। बताओ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होएगा कि नहीं होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होएगा। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट ना करें, आप उस काम को एक्सेप्ट ना करें। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज नहीं होना चाहिए। एंड तीसरी चीज, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में कभी काम नहीं करोगे। राइट, आप किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में कभी काम नहीं करोगे। अगर आप किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम करते हो, मतलब ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल वायलेट होता है। अगर आप किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम करते हो, तो वहां पे ऑब्जेक्टिविटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाता है? वायलेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो पार्थ की वाइफ है वो कंपनी में डायरेक्टर है। अगर पार्थ उसी कंपनी में ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी वाइफ उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करे? और क्या यह पॉसिबल है कि वो अपनी वाइफ के अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम करे? यस। तो आपको किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम नहीं करना है। तो ऑब्जेक्टिविटी में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले बायस नहीं होना, दूसरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तीसरा कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बस ये तीन चीजें ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हो गया सर? तुम्हारे पास वो नॉलेज होना चाहिए कि तुम ऑडिट कर पाओ। तुम्हारे पास वो नॉलेज होना चाहिए कि तुम काम कर पाओ। यू शुड हैव द नॉलेज, यू शुड हैव द कॉम्पिटेंस, यू शुड हैव द स्किल्स एट द हाईएस्ट लेवल। तुमको एएस का नॉलेज होना चाहिए, तुमको एसएस का नॉलेज होना चाहिए, तुमको एफआरएफ का नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव स्किल्स एट द हाईएस्ट लेवल कि तुम प्रोफेशनली अपना कंडक्ट कर पाओ। सोचो अगर तुमको खुद को एएस का नॉलेज नहीं है, तुम एएस का कंप्लायंस कैसे चेक करोगे?
सोचो अगर तुमको खुद को शेड्यूल 3 का नॉलेज नहीं है, तुम शेड्यूल 3 का कंप्लायंस कैसे चेक करोगे? सोचो अगर तुम्हारे पास ऐसे का नॉलेज नहीं है तो तुम ऐसे के अकॉर्डिंग काम कैसे करोगे? तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है भाई साहब कि आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। जो भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, आपको सबका ज्ञान होना चाहिए, आपको सबका नॉलेज होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के कुछ नए रेगुलेशंस आए हैं तो आपको उनका पता होना चाहिए। अगर आईसीआई ने कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह इशू किया है तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। अगर आईसीआई ने कुछ गाइडेंस नोट वगैरह जारी किया है तो आपको उसका अपडेट होना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एएस की नॉलेज होनी चाहिए, एफआरएफ की नॉलेज होनी चाहिए, आईसीआई के गाइडेंस नोट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री में कुछ भी नया हो रहा है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रेलिवेंट फॉर योर ऑडिट पर्पस। इन शॉर्ट में बताऊं तो कॉम्पिटेंस का मतलब है यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रेलिवेंट फॉर योर ऑडिट पर्पस। दैट इज व्हाट यू मीन बाय कॉम्पिटेंस। और ड्यू केयर का मतलब क्या हो गया? ड्यू केयर का मतलब क्या हो गया? ड्यू केयर का मतलब भाई जब तुम ऑडिट करोगे तो तुमको थोड़ा सावधानी के साथ ऑडिट करना है, तुमको थोड़ा डिलीजेंस के साथ ऑडिट करना है, थोड़ा ध्यान देके ऑडिट करना है। बिकॉज नजरें हटी दुर्घटना घटी, नजरें हटी दुर्घटना घटी। तो यार तुम ड्यू केयर एक्सरसाइज करना ऑडिट करते वक्त, तुम ड्यू केयर एक्सरसाइज करना ऑडिट करते वक्त थोड़ा केयरफुली ऑडिट करना, थोड़ा थॉरली ऑडिट करना, अच्छे से ऑडिट करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइमली बेसिस में ऑडिट करना, सबसे इंपॉर्टेंट टाइमली बेसिस में काम करना, ड्यू केयर एक्सरसाइज रखना। तुमको पता है कि मान लो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अप्रूव होना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अप्रूव होना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अप्रूव तो तब होएगा, तुमको पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन करके देना पड़ेगा। तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दोगे तब जाके मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट रिपोर्ट के साथ सेंड करेगा शेयर होल्डर्स को, और तब जाके वो एजीएम में अप्रूव होगा। तो पता चला भाई साहब तुम अपना ऑडिट रिपोर्ट ही रेडी करके नहीं दे रहे हो मैनेजमेंट को, तुम अपना ऑडिट रिपोर्ट ही रेडी करके नहीं दे रहे हो मैनेजमेंट को। तो यार तुमको ड्यू केयर एक्सरसाइज करना है। तुमको पता है कि मेरा जो काम है ना वो ऐसा काम नहीं है कि मैं जितना टाइम चाहे उतना टाइम ले सकता हूं। आई शुड वर्क इन ए टाइमली मैनर। जो भी ड्यू डेट्स हैं उस ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, अपना रिपोर्ट वगैरह सबमिट करना है। मैं क्लाइंट का अगर टैक्स का रिटर्न लगा रहा हूं तो पता चला क्लाइंट का जो लास्ट डे था रिटर्न फाइलिंग का वो निकल गया, तुमने क्लाइंट को बताया ही नहीं। जो लास्ट डे था रिटर्न फाइलिंग का वो निकल गया तो तुमने क्लाइंट को बताया ही नहीं, क्लाइंट का पेनल्टी लग गया। तो इसका मतलब तुमने ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं किया। इसका मतलब तुमने क्या एक्सरसाइज नहीं किया? ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं किया। तो प्रैक्टिकली आपन भी सीए से काम करवाते हैं, आप जब भी सीए से काम करवाते हो तो आपके पास रिमाइंडर आता है हमेशा, सर लास्ट डेट आ रहा है, ड्यू डेट आ रहा है, प्लीज सबमिट द रिटर्न, प्लीज गिव योर डिटेल्स, वी हैव टू सबमिट द रिटर्न। अगर वो चीज नहीं हो रहा है मतलब आपने ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं किया, आपने अपना ऑडिट रिपोर्ट टाइमली बेसिस में सबमिट नहीं किया, मतलब आपने ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं किया। क्लियर है? दैट इज व्हाट यू मीन बाय ड्यू केयर, दैट इज व्हाट यू मीन बाय ड्यू केयर। तो सबसे पहले प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर व्हिच रिक्वायर्स एन ऑडिट अकाउंटेंट टू attain and maintain professional knowledge and skill at the level required and act diligently in accordance with applicable technical and professional standards. Maintaining professional competence, बोला आपको अगर कॉम्पिटेंस मेंटेन करके चलना है तो आपका कंटिन्यूअस अवेयरनेस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑफ द रेलिवेंट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट्स। तो सर यू हैव टू बी अपडेटेड विद द एसेज, you have to be updated with the essays, you have to be updated with the AS, you have to be continuously aware of what are the amendments that are coming, what are the changes that is happening, you have to be continuously aware of all the things. अगर आप एक टैक्स प्रैक्टिशनर हो और जो टैक्स के अमेंडमेंट्स आ रहे हैं आपको उसी का अपडेट नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? तो आपको कंटिन्यूअसली अवेयर होना पड़ेगा ऑफ ऑल द चेंजेस दैट इज हैपनिंग, ऑफ द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ऑफ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। अब डिलीजेंस का मतलब क्या है? डिलीजेंस का मतलब है भाई साहब अच्छे से काम करना है, ध्यान पूर्वक काम करना है, केयरफुली काम करना है, थॉरली काम करना है और टाइमली बेसिस में काम करना है। कैसे काम करना है? टाइमली बेसिस में काम करना है। तो अगर बोला गया कि आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू करने में डिले कर दिया, अगर बोला गया कि आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू करने में डिले कर दिया, इसका मतलब आपने ड्यू केयर के हिसाब से काम नहीं किया। इसका मतलब आपने क्या नहीं किया? ड्यू केयर के हिसाब से काम नहीं किया। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में एक चीज और आएगा, बोला सुनो,
तुमको तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू कर एक्सरसाइज करना ही है, तुमको तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू कर एक्सरसाइज करना ही है। तुम्हारे सुपरविजन एंड ट्रेनिंग के अंदर अगर कोई बंदा काम कर रहा है, तुम्हारे सुपरविजन एंड ट्रेनिंग के अंदर अगर कोई बंदा काम कर रहा है, तो वो कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर के साथ काम करे, वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, मतलब अल्टीमेटली अगर तुम्हारे सुपरविजन के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उसके काम को सुपरवाइज करना, ये इंश्योर कि वो अच्छे से काम कर रहा है, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मान लो सीए ने बोला, अब अल्टीमेटली ऑडिट करने कौन जाता है? आर्टिकल। अल्टीमेटली ऑडिट करने कौन जाता है? आर्टिकल। चेकिंग कौन करता है? आर्टिकल। पता चला आर्टिकल ने गलत चेक किया, और फिर बाद में सीए क्या बोल रहा है? अरे मैंने थोड़ी ना गलत चेक किया, वो तो आर्टिकल ने गलत चेक किया, मैंने तो उसके काम पे रिलाई किया, तो थोड़ी ना मेरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर वायलेट हो रहा है, वो तो आर्टिकल का प्रोफेशनल ड्यू केयर कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वायलेट हो रहा है। मतलब सीए ऐसा बोल रहा है कि भाई मैंने थोड़ी काम किया, जाके काम तो किसने किया? आर्टिकल ने किया। गलती किसने की? आर्टिकल ने की, मैंने तो आर्टिकल पर रिलाई कर लिया, तो मेरा कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर थोड़ी ना वायलेट हो रहा है, आर्टिकल का कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वायलेट हो रहा है। तो इज दिस द राइट अप्रोच? नहीं। तो बोला पार्टिकुलरली अगर आपके अंदर कोई बंदा काम कर रहा है, तो उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है कि नहीं है, उसका काम प्रॉपरली सुपरवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आप ही का काम है। अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो गलती कर रहा है, उसके काम को प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब भी यही है कि आपने कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं किया है। तो ये क्या हो गया? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो तीन प्रिंसिपल्स हो गए हमारे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट, दैट इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, एक बार ये तीनों रीड करो, एक बार ये तीनों रीड करो एक बार। आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट।
ओके, अब हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो गया भाई साहब? कॉन्फिडेंशियलिटी का सिंपल मतलब है कि आप जब क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाओगे, मतलब बेसिकली यहां सिर्फ ऑडिट की बात नहीं हो रही, सबसे पहले एक चीज याद रखना, यहां पे सिर्फ ऑडिट की बात नहीं हो रही, यहां पे वी आर यूजिंग द वर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, यहां पे वी आर यूजिंग द वर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो किसी भी कैपेसिटी में अगर आप काम कर रहे हो, किसी भी कैपेसिटी में अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीजें एप्लीकेबल हैं। तो अगर आप किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हो तो आपको अगर क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिला, जो कि आपको मिलेगा, तो क्लाइंट ने बहुत ही भरोसे के साथ, बहुत ही ट्रस्ट के साथ अपना जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो तुमको शेयर किया है। और अगर कोई बहुत भरोसे के साथ तुमको अपना सीक्रेट शेयर करता है, क्या तुमको उस भरोसे को तोड़ना चाहिए? अगर कोई बहुत ही भरोसे के साथ, बहुत ही ट्रस्ट के साथ अपना जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें शेयर करता है, तो क्या तुम्हें उस भरोसे को तोड़ना चाहिए? नहीं। तो अगर क्लाइंट ने तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है, या फिर अगर तुम्हें क्लाइंट का कोई इंफॉर्मेशन तुम्हें क्लाइंट का हासिल हुआ है, तो तुम उस इंफॉर्मेशन को कहीं किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। तुम उस इंफॉर्मेशन को कहीं किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? उस इंफॉर्मेशन को कहीं किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। A professional accountant shall comply with the principle of confidentiality, which requires an accountant to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional and employment relationship. मे भी तुम्हारा क्लाइंट है, तब तुमको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिला, या फिर मे भी तुम किसी के वहां जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुमको अपने एम्प्लॉयर का कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिला, तो तुम उसको कहीं डिस्क्लोज नहीं करोगे। इसमें दो वर्ड्स ऐड कर देना, nor advertently, nor inadvertently। मतलब ना जानबूझकर ना अनजाने में, ना जानबूझकर ना अनजाने में आपको क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करना है, ना जानबूझकर शेयर करना है, ना अनजाने में शेयर करना है। ना जानबूझकर शेयर करना है, ना अनजाने में शेयर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फैमिली सर्कल चल रहा है, कोई सोशल मीटिंग चल रही है, तुम लोग का कुछ आपस में दोस्तों का गॉसिप वगैरह चल रहा है और तुमने जोश जोश में सारा कुछ क्लाइंट के बारे में बता दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और तुम किसी को शेयर नहीं करोगे, नॉट इवन टू योर क्लोज फ्रेंड्स, नॉट इवन टू योर फैमिली मेंबर्स, नॉट इवन टू योर क्लोज फ्रेंड्स, नॉट इवन टू योर फैमिली मेंबर्स। तो अगर मान लो क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में आया कि क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने ना खाली अपनी वाइफ के साथ शेयर किया है, क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने ना खाली अपनी वाइफ के साथ शेयर किया है, तो बताओ सही है कि गलत है? गलत है। किसी के साथ शेयर नहीं करना है भाई, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ना फैमिली, ना क्लोज फ्रेंड्स, ना एडवर्टेंटली, ना इनएडवर्टेंटली, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इन ए क्लोज्ड एनवायरनमेंट और इन ए ओपन एनवायरनमेंट किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कि सर आपको हमेशा क्या करना है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करके चलना है। अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो, मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट वायलेट कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू कैन से आप ऐसे 200 वायलेट कर रहे हो, बिकॉज ऐसे 200 के अंदर भी ये चीजें हैं। अब कुछ सर्कमस्टांसेस दिया है कि सर डिस्क्लोजर कहां कहां अलाउड है, डिस्क्लोजर कहां कहां एप्रोप्रिएट है, कहां कहां आप डिस्क्लोजर्स दे सकते हो, कहां कहां आप क्लाइंट का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। सिचुएशन नंबर 1, डिस्क्लोजर इज अलाउड बाय लॉ। मना किसने किया? आईसीआई ने किया। डिस्क्लोजर अलाउ कौन कर रहा है? लॉ अलाउ कर रहा है। कौन बर है? लॉ बर है कि आईसीआई बर है? लॉ बर है। द लॉ ओवरराइड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स। The law overrides the Chartered Accountants Act, the law overrides the standards of auditing। तो अगर लॉ में बोला गया है कि डिस्क्लोजर इज अलाउड, देन डिस्क्लोजर इज अलाउड। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में क्या बोला गया है कि अगर कोई भी फ्रॉड आपको मिलता है 1 CR या 1 CR से ज्यादा का मिलता है, तो आप उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे विद इन 60 डेज। तो वो रिक्वायरमेंट लॉ की है। तो अगर वो रिक्वायरमेंट लॉ की है तो वहां कॉन्फिडेंशियलिटी बीच में नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि अरे नहीं 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 मैं कैसे डिस्क्लोज करूंगा भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट होगा, नहीं, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट लॉ की है। दूसरी चीज, दूसरा सिनेरियो, डिस्क्लोजर इज, पहले तो है डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, दूसरा डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट।
क्लाइंट ने खुद ऑथराइज किया है आपको, क्लाइंट ने खुद ऑथराइज किया है आपको टू शेयर द इंफॉर्मेशन, क्लाइंट ने खुद ऑथराइज किया है आपको टू शेयर द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट के बिहाफ में कोई रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो अगर आप क्लाइंट के बिहाफ में कोई रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वहां पे आपको क्लाइंट के डिटेल्स सबमिट करने होंगे और क्लाइंट ने आपको ऑथराइज किया टू सबमिट द डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट के बिहाफ में किसी इनकम टैक्स ऑफिसर से मिल रहे हो, तो वहां पे यू मे हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट विद द इनकम टैक्स ऑफिसर एंड द क्लाइंट हैज ऑथराइज्ड यू टू शेयर द डिटेल्स। तो आपको आपके क्लाइंट ने ही ऑथराइज किया है, फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और तीसरा सिचुएशन, व्हेन देयर इज ए प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज। प्रोफेशनल ड्यूटी का मतलब क्या हो गया सर? प्रोफेशनल ड्यूटी का मतलब क्या हो गया कि व्हेन देयर इज सम प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज या व्हेन देयर इज अ राइट टू डिस्क्लोज, जहां लॉ मना नहीं करता है और आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है डिस्क्लोज करना। फॉर एग्जाम्पल जहां आईसीआई बोल रहा है डिस्क्लोज करो, फॉर एग्जाम्पल जहां आईसीआई बोल रहा है डिस्क्लोज करो, या आपकी कोई प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है डिस्क्लोज करने का। फॉर एग्जाम्पल याद करो हमने पार्टिकुलरली जब ऐसे 220 किया था, तो ऐसे 220 के लास्ट में ना वो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पीयर रिव्यू होता है, क्वालिटी रिव्यू होता है, इसमें एक बाहर वाला आता है, वो आके आपके फर्म में रिव्यू करता है। पीयर रिव्यू के अंदर एक दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है और वो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आके रिव्यू करता है आपके वर्किंग पेपर्स वगैरह। क्वालिटी रिव्यू के अंदर भी यही होता है कि एक बाहर वाला रिव्यूअर आता है और वो आके क्या करता है, आपके फर्म के वर्किंग पेपर्स वगैरह को रिव्यू करता है। तो प्रैक्टिकली पीयर रिव्यू का अगर आप स्कोप देखोगे, क्वालिटी रिव्यू का अगर आप स्कोप देखोगे, तो उनके स्कोप ऑफ वर्क में ही ये आता है कि वो लोग आएंगे और आके सीए के वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करेंगे, वो लोग आएंगे और आके सीए के वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करेंगे। और जो सीए के वर्किंग पेपर्स होते हैं उसमें क्लाइंट का इंफॉर्मेशन होता है। So in that time the sharing is allowed. वो हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है तो डिस्क्लोज, कि आप क्या कर रहे हो, पीयर रिव्यू के रिक्वायरमेंट्स की वजह से डिस्क्लोज कर रहे हो, क्वालिटी रिव्यू के रिक्वायरमेंट्स की वजह से डिस्क्लोज कर रहे हो, या कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 3 एक्सेप्शंस है कि कहां कहां डिस्क्लोजर आप कर सकते हो, ये 3 सिचुएशंस है कि कहां कहां डिस्क्लोजर आप कर सकते हो। अगली चीज, कंसिडरेशंस बिफोर डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोज करने से पहले, आप जब भी क्लाइंट का कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी पार्टी को डिस्क्लोज करोगे, तो डिस्क्लोज करने से पहले आपको कुछ बातें कंसिडर करनी होंगी। अब जब भी क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करोगे, तो डिस्क्लोज करने से पहले आपको कुछ बातें कंसिडर करनी होंगी। मैं डिस्क्लोज करूं कि नहीं करूं, उससे पहले आपको कुछ बातें कंसिडर करनी होंगी। In deciding whether to disclose confidential information, professional accountant should consider the following points. In deciding whether to disclose confidential information, professional accountants should consider the following points. Point number 1, लॉजिकल से चीज सोचो, ठीक है। अगर मैं ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करता हूं, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करता हूं, तो कहीं इससे किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट हार्म तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने तो कंसेंट दे दिया, क्लाइंट ने तो कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई तुम जाओ डिस्क्लोज कर दो, क्लाइंट ने तो कंसेंट दे दिया कि तुम जाओ डिस्क्लोज करो, लेकिन तुम डिस्क्लोज करने से पहले यह सोचना कहीं कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो इससे इफेक्ट नहीं होगा, कहीं किसी थर्ड पार्टी को इस चीज की वजह से हार्म तो नहीं पहुंचेगा, कहीं किसी थर्ड पार्टी को इस चीज की वजह से हार्म तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो पार्टिकुलरली तुम उस चीज को कंसिडर करो, whether the interest of any party including the third party whose interest might be affected could be harmed if the client or employing organization consents to the disclosure of information by the professional accountant, ठीक है। For example, let us say Vipul is in relation with Deepika, अब विपुल ने तुम्हें कंसेंट दे दिया कि जाओ पब्लिक में डिस्क्लोज कर दो कि आई एम इन रिलेशन विद दीपिका, लेकिन यार तुम एक बार डिस्क्लोज करने से पहले ये तो देख लो दीपिका का इंटरेस्ट हार्म तो नहीं होगा, कहीं उसको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, तो तुम ये देख लो कि थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट हार्म तो नहीं होगा। तो डिस्क्लोज करने से पहले तुम क्या देख लो कि कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट हार्म तो नहीं हो रहा। दूसरी चीज whether all the relevant information is non and substantiated to the extent it is practicable। आप कोई भी चीज अगर शेयर करोगे थर्ड पार्टी के साथ, आप कोई भी चीज अगर शेयर करोगे, बाहर शेयर करोगे,
कोई भी चीज अगर आप शेयर करोगे तो यार प्रैक्टिकली आप कब शेयर करोगे? जब आपको उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज है और आपने उस इंफॉर्मेशन की जेन्युइननेस को वेरीफाई किया है। जब आपको उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज है और आपने उस इंफॉर्मेशन की जेन्युइननेस को वेरीफाई किया है। कहीं कहीं से तुमने सुना कि विपुल इज इन रिलेशन विद दीपिका और तुमने बाहर जाके शेयर कर दिया, तो अरे यार कम से कम इतना तो होना चाहिए कि तुमको एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन पता है, तुमने उस इंफॉर्मेशन को सब्सटेंशिएट किया है, तुमने उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया है, वो इंफॉर्मेशन जेन्युइन है। तो मतलब वो इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो उससे पहले आपको इंश्योर करना है क्या सारा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी इनकम्प्लीट स्टोरी पता है। क्या आपको सारा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पता है और क्या आपने उसे सब्सटेंशिएट किया है, मतलब वेरीफाई किया है। टू द एक्सटेंड इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, टू द एक्सटेंड इट इज पॉसिबल। ऑब्वियस चीज है यार, आप एकदम डिटेल्ड में जाके तो वेरीफाई नहीं कर सकते चीजों को, लेकिन टू द एक्सटेंड इट इज पॉसिबल आपने इंफॉर्मेशन को सब्सटेंशिएट किया है कि नहीं अपनी तरफ से, वेरीफाई किया है कि नहीं अपनी तरफ से। तीसरी चीज आप क्या सोचोगे बिफोर डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन, कि मेरा कम्युनिकेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा और मैं किसको कम्युनिकेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 143 सबसेक्शन 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना होता है, तो आप क्या करोगे वहां पे बिफोर डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन आप क्या असेस करने वाले हो, व्हाट इज द प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मेरा कम्युनिकेशन का टाइप क्या रहेगा, मैं किसको कम्युनिकेट करूंगा। तो आप असेस करोगे कि अच्छा मैं वहां पे एमसीए को कम्युनिकेट करने वाला हूं और ADT4 का जो फॉर्मेट है मैं उस फॉर्मेट में कम्युनिकेट करने वाला हूं। And finally, the most important thing, whether the parties to whom the communication is addressed are appropriate recipients. Whether the parties to whom the communication is addressed are appropriate recipients. कि आप क्या सही पार्टी को कम्युनिकेट कर रहे हो? आप क्या सही पार्टी को कम्युनिकेट कर रहे हो? आप कहीं किसी गलत पार्टी को तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। जैसे मूवीज वगैरह में दिखाता है ना, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाता है कि वो सामने वाला बंदा अपने दिल की सारी बात बोल देता है, वो सामने वाला बंदा अपने दिल की सारी बात बोल देता है, वो सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, लेकिन वो ये चेक नहीं करता कि द पर्सन इज समवन एल्स। वो ये चेक नहीं करता कि द पर्सन इज समवन एल्स। तो विपुल ने आपको बोला कि जाओ और दीपिका को बता दो कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, तो शेयर करने से पहले कम से कम इतना चेक कर लेना कि ये दीपिका वो दीपिका है कि नहीं है। शेयर करने से पहले कम से कम ये चेक कर लेना कि ये दीपिका वो दीपिका है कि नहीं जिससे विपुल जेन्युइनली प्यार करता है। तो आप ये देख लेना कि जिस भी पार्टी को आप कम्युनिकेट कर रहे हो वेदर दे आर द एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट्स। फॉर एग्जांपल 143 सबसेक्शन 12 में बोला हुआ है कि फ्रॉड का रिपोर्टिंग होएगा तो आप एमसीए को भेजोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। पता चला आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो यार वहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में कम्युनिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर रिक्वायरमेंट था एमसीए को कम्युनिकेट करना, तो तुम एमसीए को कम्युनिकेट करो। व्हाई यू आर कम्युनिकेटिंग टू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये देखो कि whether the parties to whom the communication is addressed are the appropriate recipients. तो दिस आर द 4 considerations we need to assess before disclosing the information. हम कुछ भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में डिस्क्लोज करेंगे, हम 4 बातों का ध्यान रखेंगे। कहीं क्लाइंट मेरे डिस्क्लोजर की वजह से किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट हार्म तो नहीं हो रहा। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से पहले मैं उस इंफॉर्मेशन को जानता हूं कि नहीं जानता, मुझे सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि नहीं है, मैंने उसे सब्सटेंशिएट किया है कि नहीं किया है, व्हाट इज द प्रपोज टाइप एंड कम्युनिकेशन, एंड जिसको मैं कम्युनिकेट करने वाला हूं वो एप्रोप्रिएट पार्टी है कि नहीं है, वो एप्रोप्रिएट प्रेसिडेंट है कि नहीं है। तो ये 4 बातें अपन कंसिडर करेंगे। 2 चीजें और हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी के रिगार्डिंग आप अलग से ध्यान रखोगे। इसमें मैंने पॉइंट टू रिमेंबर वाली कैटेगरी में अलग से दिया है, तो एमसीक्यू में अलग से आ सकता है। बोला सर सुनो, ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता है ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता है ये जन्म जन्मांतर तक का रिश्ता है। मतलब रिलेशन के साथ भी, रिलेशन के बाद भी, रिलेशन के साथ भी, रिलेशन के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी क्लाइंट को 2 साल तक सर्व किया, 2 साल तक वो आपका क्लाइंट था, तब तक तो आप किसी थर्ड पार्टी को आपने डिस्क्लोज नहीं किया। फिर 2 साल के बाद वो क्लाइंट किसी दूसरे सीए के पास चला गया, 2 साल के बाद वो क्लाइंट किसी दूसरे सीए के पास चला गया, तो आपने बोला कि अरे यार मेरा क्लाइंट दूसरे सीए के पास चला गया, अब तो मैं इसकी 80 की तैसी करूंगा, अब तो मैं इसके बारे में हर जगह डिस्क्लोज करूंगा। नहीं भाई, जब तक रिलेशन था तब तक भी कॉन्फिडेंशियलिटी को फॉलो करना है, और अगर रिलेशनशिप एंड हो जाए तुम्हारे और क्लाइंट के बीच, उसके बाद भी तुमको कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो जब तक तुम इस जीवन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जब तक इस जीवन में तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जब तक तुमने सीए की डिग्री ले रखी है, तब तक तो तुमको कॉन्फिडेंशियलिटी का रिलेशन कंप्लाई करना है।
तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इवन आफ्टर द एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटेंट एंड द क्लाइंट और द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अरे सर मैं कहीं नौकरी कर रहा था, मेरे बॉस ने मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। मैं कहीं नौकरी कर रहा था, मेरे बॉस ने मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, मेरी बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। सर मेरे 2 महीने का रेम्यूनरेशन भी पे नहीं किया। उस सिनेरियो के अंदर मैंने जाके उसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर दिया। क्या गलत किया मैंने, बताओ? सही किया क्या मैंने? तुम बताओ सही किया क्या आपने? हैव यू डन द राइट थिंग? तुम कहीं जॉब कर रहे थे, क्लाइंट ने तुमको बेइज्जती करके निकाल दिया, तुमको एकदम धक्के मार के निकाल दिया, तुमको गालियां देकर निकाल दिया, तुम्हारे 2 महीने की सैलरी भी पे ना करी। एंड दैट इज वाई यू हैव शेयर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट टू सम थर्ड पार्टी। बताओ तुमने सही किया क्या? बताओ हैव यू डन द राइट थिंग? द आंसर इज नो। भाई वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो इसका मतलब यार तुम भी उसके साथ गलत करोगे। तुम और उसमें क्या डिफरेंस है? अगर तुमको कुछ करना है तो तुम लीगल केस फाइल करो, यू फाइल ए लीगल केस अगेंस्ट हिम। तुम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपने एक्शंस लो, लेकिन तुम ऐसी हरकतें मत करो यार कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर शेयर कर रहे हो, उससे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेइज्जती होती है, फिर आगे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे भरोसा करना बंद कर देंगे। तो वैसा काम ना करें, वैसा काम ना करें। बट प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। क्लाइंट ने सीए को छोड़ा, सीए ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड भरवा दिया। तो प्रैक्टिकली वो चीजें होती हैं, होनी नहीं चाहिए मगर होती हैं। प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है, हर केस में नहीं होता, कुछ केसेस में होता है। कुछ लोग वैसे होते हैं कि अपने ही क्लाइंट का इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया, रेड परवा दिया। जब रेड परवाया तो फिर भाई सामने जब पैसे का डिमांड आया, पहले से ऑफिसर का सेटिंग था, क्लाइंट से 5 लाख दिलवाऊंगा, 2 लाख मेरा होगा। क्लाइंट के सामने भी आप अपना टशन क्रिएट कर दोगे, इतना बड़ा डिमांड आ गया था, इतना बड़ा नोटिस आ गया था, 5 लाख में सेटवा दिया। फिर उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर बोला सर आपको हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर के प्रिंसिपल का कंप्लाई करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? देखो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये 2 चीजों में कंफ्यूजन होता है। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है यू शुड हैव द लॉज नॉलेज, यू शुड हैव द नॉलेज। और प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है यू शुड कंप्लाई विद देम। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है यू शुड कंप्लाई विद देम। तुम्हारे पास दुनिया भर का ज्ञान है बट तुम फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो। तुम्हारे पास दुनिया भर का ज्ञान है बट तुम क्या नहीं कर रहे हो? फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो, प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुमको पता है कि आईसीआई मना करता है कि बैनर्स वगैरह बैनर्स वगैरह बनाना इज नॉट अलाउड। तुमको पता है कि आईसीआई बोलता है कि न्यूज़पेपर में ऐड लगाना इज नॉट अलाउड। फिर भी ये जानते हुए भी, यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट, ये जानते हुए भी तुम क्या कर रहे हो? बैनर्स लगा रहे हो। ये जानते हुए भी तुम क्या कर रहे हो? न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो। ये जानते हुए भी तुम क्या कर रहे हो? टीवी वगैरह में ऐड दे रहे हो। एक सेकेंड, जूम का मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, इट वी हैव जॉइंड अगेन। तो ये जानते हुए भी कि न्यूज़पेपर में ऐड देना इज नॉट अलाउड, ये जानते हुए भी कि टेलीविजन में ऐड देना इज नॉट अलाउड, फिर भी तुम दे रहे हो, इसका मतलब तुम प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो। क्या वायलेट कर रहे हो? प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो। देखो 2 चीजें हैं। एक, सपोज तुमने बोला कि तुमको ऐसे का नॉलेज ही नहीं है, तुमको ऐसे का नॉलेज ही नहीं है, तुमने इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड नहीं किया। क्यों अटेंड नहीं किया? क्योंकि तुमने बोला कि सर मेरे को तो ऐसे का नॉलेज ही नहीं है, मैंने तो ऐसे 501 सिलेबस में छोड़ दिया था ऑप्शन में, तो मेरे को दैट इज वाई नॉलेज ही नहीं था कि फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना होता है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होता है। इसका मतलब तुमने कौन सा रिक्वायरमेंट वायलेट किया? कौन सा रिक्वायरमेंट वायलेट किया वहां पे? कॉम्पिटेंस। दूसरा है कि तुमको पता है, यू नो दैट कि हाँ भाई फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना होता है,
लेकिन उसके बाद भी तुम सोच रहे हो कौन जाएगा यार, कौन मेहनत करेगा यार, रहने दो, चिल पिल मारो, विदाउट वेरिफिकेशन साइन कर देंगे रिपोर्ट। इसका मतलब तुम क्या वायलेट कर रहे हो? प्रोफेशनल बिहेवियर। तो प्रोफेशनल बिहेवियर में ना दो चीजें आती हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर में ना दो चीजें आती हैं। सबसे पहले कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशन। प्रोफेशनल बिहेवियर में दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज क्या आती है? कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशन। क्या आता है? कंप्लाइज विथ लॉज एंड रेगुलेशन। और प्रोफेशनल बिहेवियर में एक और चीज आती है, प्रोफेशनल बिहेवियर में एक और चीज आती है, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे इंस्टीट्यूट की बदनामी हो। डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग which brings a disrepute to ICI. Don't do anything which brings a disrepute to ICI. ऐसा कुछ भी ना करें जिससे ICI की बदनामी हो, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे ICI की बदनामी हो। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जिससे ICI की बदनामी होती है, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जिससे ICI की बदनामी होती है, तो इसका मतलब भी आप प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो। इसका मतलब भी आप क्या कर रहे हो? प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो। जैसे आप वो पैम्पलेट्स वगैरह बंटवा रहे हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, आप टेलीविजन, आप कॉल्स वगैरह कर रहे हो, आप लोगों के दरवाजे में जा रहे हो, जाकर बोल रहे हो यार मेरे को काम दे दो, तो ये नीच हरकतें हैं। आप ऐसी चीजें कर रहे हो जैसे इंस्टीट्यूट की बदनामी हो। प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट होगा। क्या होगा? प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट होगा। भरा चढ़ाकर अपने बारे में बता रहे हो, भरा चढ़ाकर अपने बारे में बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो भरा चढ़ाकर अपने बारे में बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लाइंट ने ना विपुल को अप्रोच किया था, ठीक है, टू रैंडम सर्विसेज। अब संजना क्लाइंट के पास गई और बोला अरे वो विपुल, वो तो एक नंबर का बेवकूफ है, वो तो खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, मैं तो कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, मैं तो CWA भी हूं, मेरा नॉलेज उससे बहुत ज्यादा है, मैं उससे सस्ते प्राइसेस में आपको अच्छी सर्विसेज ऑफर करूंगी। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो। आप ऐसी नीच हरकतें कर रहे हो जिससे ICI की बदनामी होगी। आप ऐसी नीच हरकतें कर रहे हो जिससे ICI की बदनामी होगी। आपने प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट किया है। काउंसिल के एडवर्टाइजमेंट के गाइडलाइंस होते हैं, काउंसिल के एडवर्टाइजमेंट के ना गाइडलाइंस होते हैं। आप किसी भी तरीके से अगर उन एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस को वायलेट करते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, टीवी में ऐड दे दिया, रेडियो में ऐड दे दिया, पर्सनलाइज कॉलिंग कर रहे हो कस्टमर्स को, तो आपने किसी भी तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस वायलेट किए, इसका मतलब भी आप प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो। तो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है लॉ का, रेगुलेशन का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का, फिर भी आप उसको वायलेट कर रहे हो, मतलब आप प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो। या फिर आप ऐसे कोई भी हरकत कर रहे हो जिससे इंस्टीट्यूट की बदनामी हो, इसका मतलब भी आप क्या कर रहे हो सर? प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो। एंड माइट बी समथिंग इवन इन योर पर्सनल लाइफ, माइट बी समथिंग इवन इन योर पर्सनल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ आपने ना लड़ाई झगड़ा कर लिया, मारधार कर ली, आपने किसी का मुंह तोड़ दिया, वो भी प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर आएगा कि आपने प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट किया है। यू हैव डन समथिंग विच इज ब्रिंगिंग ए डिसरेप्यूट टू द ICAI. So that is what we call as professional behavior. तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट shall comply with the principles of professional behavior which requires an accountant to comply with relevant laws and regulation when promoting himself and his work. Professional accountant shall not bring the profession into disrepute. बोला आप अपने आप को प्रमोट करो, आप अपने काम को प्रमोट करो, बट ऐसा कुछ ना करो जिससे इंस्टीट्यूट की बदनामी हो। A professional accountant is required to conduct his affairs in a manner that he remains outside the boundaries of the professional and other misconduct. तो शेड्यूल्स जब आप करोगे ना, तो शेड्यूल्स में बहुत सारे मिसकंडक्ट दिए हुए हैं कि क्या क्या मिसकंडक्ट है, क्या क्या मिसकंडक्ट है। शेड्यूल में बहुत सारे मिसकंडक्ट दिए हुए हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब आपने अपने कुछ प्रोफेशन में कुछ भी गलत किया है, और अदर मिसकंडक्ट मतलब आपने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी गलत किया है। तो आपको क्या करना है? उस बाउंड्री में रह के काम करना है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से हम ये कहें कि आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है या फिर आपने अदर मिसकंडक्ट किया है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से हम ये कहें कि आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है या फिर आपने अदर मिसकंडक्ट किया है।
अगर ऐसा करते हो इसका मतलब आप प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर रहे हो. ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल बी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल एंड शुड नॉट मेक exaggerated claims for the services they offer, the qualifications they possess or the experience they have gained. मतलब भरा चढ़ा के अपने बारे में नहीं बताना है यार, भरा चढ़ा के अपने बारे में नहीं बताना है, भरा चढ़ा के अपने बारे में नहीं बताना है. अब टीचिंग के अंदर मैं भरा चढ़ा के बता सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर मैं टीचिंग के अंदर अपने बारे में भरा चढ़ा के बता रहा हूं, दैट इज अलाउड. जैसा आपने देखा होगा कुछ टीचर्स की आदत होती है, वो अपने बारे में बहुत भरा चढ़ा कर बताते हैं. अरे मैं जो तुमको पढ़ाऊंगा ना वैसा तो तुमको इंडिया में कोई नहीं पढ़ा सकता. अरे एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा, तुमको घर में जाके रिवाइज करने का भी नीड नहीं है, उसी वक्त इंस्टेंटली याद हो जाएगा. 90+ गारंटीड है, मेरे पास इतना डिग्री है, ये है वो है. टीचिंग में अलाउड है. बट अगर एक सीए बोले, मतलब जो प्रैक्टिस में है, अगर एक सीए इन प्रैक्टिस बोले, कौन बोले? सीए इन प्रैक्टिस बोले कि अरे यार मैं तो 20 साल से ऑडिट की सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं, मेरे पास तो जबरदस्त एक्सपीरियंस है. तुम उस चिंटू से काम कराओगे, वो क्या ही काम करके देगा, उसको क्या ही एक्सपीरियंस है, मेरे से आके कराओ, मैं तुमको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा. मैं तुम्हारे फाइनेंशियल्स को ऑडिट करूंगा, मतलब उसमें गलतियां होने के कुछ चांसेस ही नहीं रहेंगे. इस तरीके से तुम बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में मत बताओ यार, अच्छा नहीं लगता, इंस्टीट्यूट की बदनामी कर रहे हो. प्रोफेशनल बिहेवियर. तुम बताना अगर तुम्हारे सामने कोई बढ़ा चढ़ा कर अपनी तारीफ करता है तो तुम सामने से भले ही करके हंस लो, पीछे से उसका मजाक ही उड़ाते हो. तो प्रोफेशनल बिहेवियर. दूसरा, डिस्परेजिंग रेफरेंसेस और अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजन टू द वर्क ऑफ अदर्स. अपने आप को बड़ा दिखाना, सामने वाले को छोटा दिखाना, ऐसी नीच हरकतें मत करो यार, प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट हो रहा है. एंड तीसरी चीज, एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर्स टू एडवर्टाइज एनी प्रोफेशनल और अदर फैक्ट्स विच आर ए वायलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल. अगर आप किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूट के एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस को वायलेट करते हो तो वो भी प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर ही आता है. क्लियर है? एक तरीके से मैं आपको बताऊं, प्रोफेशनल बिहेवियर तो ऐसा पॉइंट हो गया कि सब में चिपक जाएगा, सब में. मान लो कोई आपने ऐसा एक्ट किया है कि आपने इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज किया है, तो प्रैक्टिकली आपने प्रोफेशनल बिहेवियर भी वायलेट किया. अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट की है, तो प्रैक्टिकली आपने प्रोफेशनल बिहेवियर भी वायलेट किया है. अब देखना यहां पे क्या बोला हुआ है. बोला सर, देयर आर सम थ्रेट्स, देयर आर सम थ्रेट्स जो आपको इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करने देगा. कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो आपको क्या नहीं करने देगा, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करने देगा. सर, कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो आपको क्या नहीं करने देगा, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करने देगा. सर, हमें उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें उन थ्रेट्स को इवैल्युएट करना है, और फिर हमें उन थ्रेट्स को एड्रेस करना है. मतलब या तो उन थ्रेट्स को एलिमिनेट कर दें, या तो उन थ्रेट्स को एलिमिनेट कर दें, या तो उन थ्रेट्स को एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आए. या तो उन थ्रेट्स को एलिमिनेट कर दें, या तो उन थ्रेट्स को एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आए. बोला सर, कुछ ऐसे थ्रेट्स होंगे, कुछ ऐसे थ्रेट्स होंगे जो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंप्लाई नहीं करने देगा. आपने क्या करना है, उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है. फिर आपने क्या करना है सर, उन थ्रेट्स को इवैल्युएट करना है. और फिर आपने क्या करना है सर, उन थ्रेट्स को एड्रेस करना है. एड्रेस करना है मतलब या तो एलिमिनेट करना है, या तो रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, या तो रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल. अच्छा सर, वो कौन से थ्रेट्स हैं? अच्छा सर, वो कौन से थ्रेट्स हैं? बोला 5 तरीके के थ्रेट्स हैं. 5 तरीके के थ्रेट्स हैं दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. OIPCC. ये कौन से 5 थ्रेट्स हैं? 5 थ्रेट्स हैं सर. एक है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एक है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक है एडवोकेसी थ्रेट, एक है फैमिलियरिटी थ्रेट, और एक है इंटिमिडेशन थ्रेट. तो बोला सर 5 तरीके के थ्रेट हैं. एक है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एक है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक है एडवोकेसी थ्रेट, एक है फैमिलियरिटी थ्रेट, एक है इंटिमिडेशन थ्रेट. 5 तरीके के थ्रेट्स हैं सर, 5 तरीके के थ्रेट्स हैं. इसको याद कैसे करोगे?
शेफ को थ्रेट है। किसको थ्रेट है? शेफ को थ्रेट है। हर शादीशुदा मर्द को थ्रेट होता है। उसी तरीके से भाई शेफ को भी थ्रेट है करीना से। तो हर शादीशुदा मर्द को क्या होता है? थ्रेट होता है। उसी तरीके से शेफ को भी थ्रेट है यार करीना से। तो किसको थ्रेट है? शेफ को थ्रेट है। किसको थ्रेट है? शेफ को थ्रेट है। किसको थ्रेट है? शेफ को थ्रेट है। शेफ को थ्रेट है। शेफ को थ्रेट है। शेफ को थ्रेट है। एस से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एस से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ए से एडवोकेसी थ्रेट। आई से इंटिमिडेशन थ्रेट। एफ से फैमिलियरिटी थ्रेट। तो सर किसको थ्रेट है? शेफ को थ्रेट है। किसको थ्रेट है? शेफ को थ्रेट है। एस फॉर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एस फॉर सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ए फॉर एडवोकेसी थ्रेट, आई फॉर इंटिमिडेशन थ्रेट, एफ फॉर फैमिलियरिटी थ्रेट। ये 5 तरीके के थ्रेट्स हैं। ये 5 तरीके के थ्रेट्स हैं। ठीक है जी। ये थ्रेट्स का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब क्या हो गया सर? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब क्या हो गया? तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्लाइंट में। तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्लाइंट में। तुम्हारा क्या है? कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्लाइंट में। दैट इज कॉल्ड एज योर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तुम्हारा क्लाइंट के साथ कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। तुम्हारा क्लाइंट के साथ कोई पर्सनल अरेंजमेंट है। तुमको पता है कि अगर क्लाइंट के साथ तुम्हारी डील खराब हो गई तो तुमको बाकी चीजों में भी लॉस होएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम कंपनी के शेयर होल्ड करते हो। तुम कंपनी के शेयर होल्ड करते हो तो तुम अगर कंपनी के शेयर होल्ड, अब एक रिक्वेस्ट है, ये जो थ्रेट्स पढ़ेंगे ना, तो थ्रेट्स पढ़ते वक्त कंपनीज एक्ट को भूल जाना। अगर थ्रेट्स पढ़ते वक्त कंपनीज एक्ट को याद करोगे ना तो हर जगह तुम मुझे रोकोगे एग्जाम्पल देते वक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोल रहा हूं कि अगर तुम क्लाइंट्स के शेयर होल्ड करते हो तो तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होगा कि तुम्हारा खुद का एक मतलब रहेगा क्लाइंट में कि अगर मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दिया तो शेयर के प्राइसेस तो नीचे गिर जाएंगे। तो तुम मुझे बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, क्या आपको इतनी सी बात नहीं पता कि यार शेयर होल्ड करना अलाउड नहीं होता? वो कंपनीज एक्ट की बात है। वो कंपनीज एक्ट की बात है। अभी के लिए थ्रेट्स पढ़ते वक्त तुम कंपनीज एक्ट को भूल जाना। कंपनीज एक्ट में वो पॉइंट्स आया ही है उस थ्रेट को हटाने के लिए, है ना? तो यहां सिर्फ थ्रेट की बात हो रही है कि ये थ्रेट है। अब लॉ में काफी थ्रेट्स को ऑलरेडी ओवरकम कर दिया गया है। तो जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब क्या हो गया? तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्लाइंट में। तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्लाइंट में। तुम्हारा क्या है? कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्लाइंट में। दैट इज कॉल्ड एज योर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। यू हैव सम इंटरेस्ट विद द क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई बिजनेस है। तुम्हारा कोई बिजनेस है, साइड बाय साइड बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है भाई, और कंपनी जो है, कंपनी इज द मेन कस्टमर। कंपनी इज द मेन कस्टमर। एक चीज बताना, पैसा ज्यादा ऑडिट से आता है या पैसा ज्यादा बिजनेस से आता है? बिजनेस से आता है। और तुम्हारा एक बिजनेस है, कंपनी इज द मेन कस्टमर, तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। अगर क्लाइंट बोलेगा गलत रिपोर्ट में साइन कर दो, तुम कर दोगे, चांसेस है कि तुम कर दोगे, बिकॉज तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इन्वॉल्व है। दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सोच के देखो यार, अगर कोई काम तुमने ही किया और तुम्ही को उस चीज को रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज आईसीएआई ने एक नया रूल निकाला कि आज से जब बच्चा एग्जाम लिखेगा वो खुद अपने आंसर शीट्स इवैल्यूएट करेगा। कि आज से जब बच्चा एग्जाम लिखेगा वो क्या करेगा? खुद अपने आंसर शीट्स इवैल्यूएट करेगा। तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा? 99%। 1% तो फिर भी कुछ ऐसे होंगे, नहीं भाई हम तो ईमानदारी से करेंगे, 99% तो हो जाएगा। ठीक है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब क्या हो गया? मान लो आप कंपनी के साथ ना किसी कैपेसिटी में एम्प्लॉयड थे। आप कंपनी के साथ किसी कैपेसिटी में एम्प्लॉयड थे, मान लो आप कंपनी में डायरेक्टर वगैरह थे, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बना है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बना है या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वगैरह जो डिजाइन हुआ है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है। अभी आप ही कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, और ऑडिट करते वक्त आप क्या चेक करने वाले हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने वाले हो, इंटरनल कंट्रोल चेक करने वाले हो, यानी एक तरीके से आप अपना काम खुद ही रिव्यू करने वाले हो।
एक तरीके से आप अपना काम खुद ही रिव्यू करने वाले हो। तो बताना, क्या अपने ही काम में तुम कमियां निकालोगे? क्या अपने ही काम में तुम जल्दी से कमियां निकालोगे? नहीं निकालोगे। अपने ही काम में तुम कमियां नहीं निकालोगे, फिर तो गलत भी होगा तो सही बता दोगे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होगा। तीसरा होएगा एडवोकेसी थ्रेट। तीसरा क्या होएगा? एडवोकेसी थ्रेट। अब एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या है सर? एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या है? बोला आप ना क्लाइंट की वकालत कर रहे हो, आप क्लाइंट को एडवोकेट कर रहे हो। एडवोकेशन मतलब क्या होता है? एडवोकेटिंग मतलब क्या होता है? प्रमोटिंग समवन। एडवोकेटिंग मतलब क्या होता है? प्रमोटिंग समवन। एडवोकेटिंग मतलब क्या होता है? प्रमोटिंग समवन। राइट, एडवोकेटिंग मतलब क्या हो गया? प्रमोटिंग समवन। अब एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या हो गया? मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, सपोज ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको मार्केट से ना कुछ परचेज करना था। पहले एक देसी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो लेट अस से आपको मार्केट से ना कुछ परचेज करना था, ठीक है? यू हैव टू परचेज समथिंग फ्रॉम द मार्केट। मान लो लेट अस से विपुल को अपनी होने वाली वाइफ के लिए साड़ी परचेज करना था। विपुल को अपनी होने वाली वाइफ के लिए साड़ी परचेज करना था। अब संजना ने ना एक दुकान का रिकमेंडेशन दिया, और सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं दिया, उस दुकान को एडवोकेट किया, मतलब प्रमोट किया। बोला कि इसी दुकान से जाके परचेज कर, मैं बताती हूं सबसे अच्छा यही मिलेगा, सबसे बेस्ट यही मिलेगा, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा तेरे को, तो जहां यहां परचेज कर। तो संजना ने उस दुकान का क्या किया? एडवोकेट किया, उस दुकान की वकालत की। अब संजना के बोलने पर उसने जाके परचेज कर लिया। अब मान लो साड़ी में कुछ डिफेक्ट निकला, मान लो साड़ी में कुछ डिफेक्ट निकला। विपुल ने संजना से पूछा, अरे यार ये साड़ी में डिफेक्ट लग रहा है ना, ये छेद है। अब चांसेस क्या पता संजना क्या बोलेगी? अब संजना को लग रहा है कि यार इस दुकान का तो रिकमेंडेशन मैंने ही दिया था, यार इसकी तो वकालत मैंने ही करी थी, और ऑलरेडी इस बंदे ने 20-25 हजार की साड़ी खरीद ली है। अब चांसेस क्या है कि संजना ये नहीं बोलेगी कि डिफेक्ट है, वो क्या बोलेगी? अरे यार ये तो डिजाइन है, तुझे नहीं पता क्या डिजाइन है ये। वो अपने गलती को तो पार्टिकुलरली क्या होता है कि अगर आप ही किसी को बहुत ज्यादा एडवोकेट कर देते हो तो फिर उसकी कमियां निकालना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब क्लाइंट को ना किसी कैपेसिटी में एडवोकेट कर रहे हो बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने आईपीओ निकाला है और आईपीओ प्रमोट करने का जिम्मा आपको दिया है। आप क्लाइंट के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्लाइंट ने आईपीओ निकाला है और आईपीओ को प्रमोट करने का, आईपीओ को एडवोकेट करने का जिम्मा आपको दिया है। यू आर द पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद द आईपीओ मैनेजमेंट, ठीक है? अब इन दैट सिचुएशन आप सोच के देखो, जब आप आईपीओ को एडवोकेट करोगे, जब आप आईपीओ की मार्केटिंग करोगे, तब आप लोगों को क्या बोलोगे? व्हाट यू विल से टू द पब्लिक कि अरे यार कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत तगड़े हैं, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्लीज इन्वेस्ट योर मनी ऑन द कंपनी। और फिर अगर आप कंपनी का ऑडिट भी कर रहे हो, फिर अगर आप कंपनी का ऑडिट भी कर रहे हो, और फिर अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां मिलेंगी, तो चांसेस है कि आप उसको पॉइंट आउट नहीं करोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि यार लोग मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे कि मैंने ही तो एडवोकेट किया था, मैंने तो चिल्ला चिल्ला कर बोला था सब कुछ सही है। एडवोकेसी थ्रेट। तो अगर आप किसी को एडवोकेट कर रहे हो, बियॉन्ड ए पॉइंट जाकर एडवोकेट कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अगला है फैमिलियरिटी थ्रेट, यानी कोई रिश्ता बना हुआ है, कोई रिलेशन बना हुआ है, देयर इज सम रिलेशनशिप, देयर इज सम लॉन्ग रिलेशनशिप, एंड यू आर लाइक कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि लेट अस से विपुल इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और कंपनी की डायरेक्टर कौन है? विपुल की वाइफ है। कंपनी की डायरेक्टर कौन है? विपुल की वाइफ है। तो एंड अगेन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन विपुल एंड हिज वाइफ, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन विपुल एंड हिज वाइफ, ही इज टू मच फैमिलियर विथ हर, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप विथ हर, देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप विथ हर। तो चांसेस है कि इसका ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, चांसेस है कि इसका ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। या फिर मान लो बहुत लंबी चौड़ी रिलेशन है, तुम क्लाइंट का ना 20-25 साल से ऑडिट कर रहे हो, 50 साल से ऑडिट कर रहे हो, तुम्हारी पुश्ते क्लाइंट का ऑडिट कर रही हैं। अब तो ऐसा है कि तुम कंपनी के जो कंपनी का डायरेक्टर है उसके साथ एंगेजमेंट पार्टनर डेली शाम को बैठता है बालकनी में, ताजी हवा खाता है, साथ में चाय पीता है, साथ में पकौड़े खाता है, आपस में एक दूसरे की बीवी की बुराइयां करता है, गॉसिप्स करता है। इस तरीके का रिलेशनशिप बिल्ट हो गया है, एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ट हो गया है। तो तुम सोच के देखो उस सिचुएशन में क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी वायलेट हो सकता है कि नहीं? वायलेट हो सकता है। तुम फिर क्या सोचोगे? कुछ भी गलत दिखेगा, कुछ भी रिपोर्ट इशू करने से पहले कि अरे यार उसका गलत हो जाएगा,
बिकॉज यू हैव डेवलप्ड ए क्लोज बॉन्ड विद दैट पर्सन। तो इसको क्या बोलते हैं? फैमिलियरिटी थ्रेट। You have developed a sympathetic relationship. You have developed a sympathetic relationship. इसको बोलते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट। इसलिए आपको याद है एसक्यूसी में एक पॉइंट भी दिया हुआ था, एसक्यूसी 1 में एक पॉइंट भी दिया हुआ था, आपको याद होगा कि टू रिमूव द फैमिलियरिटी थ्रेट, एसक्यूसी 1 हैज स्पेसिफिक एम्फसाइज्ड दैट कि एक एंगेजमेंट पार्टनर एक लिस्टेड का, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहे हो तो एंगेजमेंट पार्टनर मैक्सिमम 7 इयर्स तक ही एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा, फिर एंगेजमेंट पार्टनर का रोटेशन होना रहेगा, याद है? और उस वक्त अपन ने लिखा भी था, वहां पे लिखा हुआ भी था, टू रिमूव द फैमिलियरिटी थ्रेट, टू रिमूव द फैमिलियरिटी थ्रेट। यहां भी चाहो तो क्रॉस रेफरेंसिंग में लिख लेना कि एसक्यूसी 1 ऑल्सो सेज दैट इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज, टू रिमूव द फैमिलियरिटी थ्रेट, एंगेजमेंट पार्टनर कैन बी, a person can be appointed as an engagement partner for maximum 7 years. A person can be appointed as an engagement partner for maximum 7 years. SQC 1 का पॉइंट है। और फाइनली इंटिमिडेशन थ्रेट। अब इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या हो गया? क्लाइंट तुमको इंटिमिडेट कर रहा है, क्लाइंट तुमको धमका रहा है, क्लाइंट तुमको डरा रहा है। तुम मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू करने जा रहे थे, तुम अपने रिपोर्ट को साइन करने जा रहे थे, मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करने के लिए जा रहे थे, क्लाइंट तुमको धमका रहा है। क्या धमका रहा है? कि अरे यार वो कल ही दूसरा बंदा आया था यार, वो दूसरे फर्म से ऑफर आया था, बोल रहे थे अपने को ऑडिट का असाइनमेंट दे दिया जाए, तो हम सोच रहे हैं कि अगले साल से आपको हटाकर क्यों ना उनको ले आया जाए, हम सोच रहे हैं कि अगले साल से क्यों ना आपको हटाकर क्यों ना उनको ले आया जाए। तो क्लाइंट इज इंटिमिडेटिंग यू कि तेरे को हटा देंगे, तेरे बदले किसी और को ले आएंगे, तेरा फीस कम कर देंगे। इस तरीके से क्लाइंट आपको क्या कर रहा है? इंटिमिडेट कर रहा है, क्लाइंट आपको धमका रहा है। अब ये तो बहुत कॉमन चीज है यार, हिंदी मूवीज का तो पुराना फेमस चीज है, आपको कोई धमका रहा है, आप प्रेशर में आकर आप गलत रिपोर्ट साइन कर रहे हो, आप गलत चीज साइन कर रहे हो, तो क्लाइंट आपको इंटिमिडेट कर रहा है, क्लाइंट आपको डरा रहा है, क्लाइंट आपको ब्लैकमेल कर रहा है काइंड ऑफ। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटिमिडेशन थ्रेट। इसको क्या बोलते हैं? इंटिमिडेशन थ्रेट। तो कितने प्रकार के थ्रेट हो गए सर? 5 तरीके के थ्रेट हो गए, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन। ओके, अब देखना यहां पे ना इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये जो 5 थ्रेट्स है अब इन्होंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन सर्विस, सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन सर्विस। पहला कैटेगरी सीए इन सर्विस, फिर एग्जांपल्स दिए कि सीए इन प्रैक्टिस के लिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या क्या हो सकता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या क्या हो सकता है, एडवोकेसी थ्रेट क्या क्या हो सकता है, फैमिलियरिटी थ्रेट क्या क्या हो सकता है और इंटिमिडेशन थ्रेट क्या क्या हो सकता है। फिर दूसरा कैटेगरी बनाया सीए इन सर्विस, दोबारा से सीए इन सर्विस के लिए एग्जांपल दिया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या क्या हो सकता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या क्या हो सकता है, एडवोकेसी थ्रेट क्या क्या हो सकता है, फैमिलियरिटी थ्रेट क्या क्या हो सकता है, इंटिमिडेशन थ्रेट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पार्टिकुलरली इसके एग्जांपल्स दिए। अब ये ना अपन आज नहीं देखेंगे, अपन अगले क्लास में देखेंगे। ये जो एग्जांपल्स दिया हुआ है ना, इसको अपन आज नहीं देखेंगे, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्या कैटेगराइज किया है कि सीए इन प्रैक्टिस के लिए क्या क्या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है, क्या क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो सकता है, क्या क्या एडवोकेसी थ्रेट हो सकता है, क्या क्या फैमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है, क्या क्या इंटिमिडेशन थ्रेट हो सकता है। सिमिलरली एक सीए इन सर्विस के लिए क्या क्या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है, क्या क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो सकता है, क्या क्या एडवोकेसी थ्रेट हो सकता है, क्या क्या फैमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है, क्या क्या इंटिमिडेशन थ्रेट हो सकता है। तो इंस्टीट्यूट ने यहां पे एग्जांपल दिया है, तो ये अपन बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए अपन ने बेसिक मतलब डिस्कस कर लिया थ्रेट्स का कि व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, और बेसिक मीनिंग के साथ अपन ने एग्जांपल्स भी लिया साथ साथ। अब स्टेप 2 क्या है अपना? इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स। स्टेप 2 क्या है अपना? इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट। अब आपको क्या करना है सर? थ्रेट को इवैल्यूएट करना है। आपको क्या करना है सर? थ्रेट को इवैल्यूएट करना है कि ये जो थ्रेट है क्या ये एक्सेप्टेबल लेवल पे है, क्या ये थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है। बिकॉज अगर थ्रेट एक लिमिट से ऊपर है, अगर ये थ्रेट लिमिट से वो जो थ्रेट है वो लिमिट से ऊपर है, तो या तो आप ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करो, और अगर आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो तो विड्रॉ करके निकल आओ। सिंपल सी चीज है। अगर बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट वो थ्रेट एक्सीड हो रहा है तो या तो आप काम एक्सेप्ट ही मत करो, या तो अगर काम आप एक्सेप्ट कर चुके हो तो विड्रॉ करके वापस आ जाओ।
कि फॉर एग्जांपल ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही आपको पता है कि यार मेरा रिश्तेदार कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है। ऑडिट करने से पहले ही आपको पता है कि मेरा रिश्तेदार कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है, तो भाई तुमको दिख रहा है पहले से थ्रेट है, तो काम एक्सेप्ट ही मत कर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैंने ऑडिट एक्सेप्ट किया, तब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन बाद में मेरा जो रिलेटिव है, मेरा जो रिश्तेदार है, उसको कंपनी ने अपना डायरेक्टर बना लिया और वो मेरे को बहुत प्रेशराइज कर रहा है, वो बहुत अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है मेरे ऊपर। तो इन दैट सिचुएशन तो विड्रॉ करके आ जा, इन दैट सिचुएशन तो क्या कर, विड्रॉ करके आ जा। तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं है, थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं है। अब एक्सेप्टेबल लेवल पे थ्रेट है कि नहीं है, आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? अगर थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट थ्रेट अगर एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। अब थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं, आप कैसे डिसाइड करोगे? बोला देखो, तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होगा। तुम क्या करो, कैसे डिसाइड करोगे कि थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं है? बोला इस चीज के लिए टू इवैल्यूएट द थ्रेट वेदर इट इज देयर एट द एक्सेप्टेबल लेवल, टू इवैल्यूएट द थ्रेट वेदर इट इज देयर एट द एक्सेप्टेबल लेवल, यू परफॉर्म ए टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द RITP टेस्ट। तुम एक टेस्ट परफॉर्म करो और उस टेस्ट का नाम है RITP टेस्ट। क्या करो? एक टेस्ट परफॉर्म करो। उस टेस्ट का क्या नाम है? RITP टेस्ट, मतलब रीजनेबल एंड इंफॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट, रीजनेबल एंड इंफॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट, रीजनेबल एंड इंफॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। अब ये रीजनेबल एंड इंफॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट क्या हो गया? बोला मान लो जो भी सिनेरियो है, सुनो, जो भी सिनेरियो है, जो भी सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल जो भी सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे जो चाचा जी हैं वो कंपनी में डायरेक्टर है, तुम्हारे जो चाचा जी हैं वो कंपनी में डायरेक्टर है, या लेट अस से टू मेक इट मोर क्लियर, तुम्हारे जो फादर है वो कंपनी में डायरेक्टर है। अब तुमको परफॉर्म करना है RITP टेस्ट। तो RITP टेस्ट का मतलब क्या हो गया? बोला सुनो, एक थर्ड पार्टी जो कि रीजनेबली इंफॉर्म्ड हो, जो कि रीजनेबली इंफॉर्म्ड हो मतलब जिसको सारे सर्कमस्टेंसेस का नॉलेज हो, जिसको सारे सर्कमस्टेंसेस का नॉलेज हो, और जो उतना एक्सपीरियंस्ड है कि वो चीजों को समझे, जो उतना एक्सपीरियंस्ड है कि चीजों को समझे, जिसके पास सारी चीजों का नॉलेज हो, मतलब जिसको कंपनीज एक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया हो, जिसको कंपनीज एक्ट का नॉलेज हो, और जिसको चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो। आप ये सोचो कि थर्ड पार्टी क्या बोलेगा, थर्ड पार्टी से पूछो, आप किसी थर्ड पार्टी से पूछो, और कौन से थर्ड पार्टी से पूछो? जो कि रीजनेबली इंफॉर्म्ड हो, जिसको सर्कमस्टेंसेस का नॉलेज हो और जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको सर्कमस्टेंसेस का नॉलेज हो, जो कि इंफॉर्म्ड हो। ये जरूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये जरूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी एक पार्टिकुलरली डिग्री होल्ड करता हो, बट वो थर्ड पार्टी के पास रेलिवेंट नॉलेज हो चीजों का, और उसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। अब आप ये सोचो कि पार्टिकुलरली एक थर्ड पार्टी उस सर्कमस्टेंस में, आप ये सोचो कि वो थर्ड पार्टी उस सिचुएशन के अंदर क्या कंक्लूड करेगा, वो थर्ड पार्टी उस सिचुएशन के अंदर क्या कंक्लूड करेगा। Whether that third party will conclude that you can do the audit in an impartial manner, or whether that third party will conclude that it is very difficult to do the audit in an impartial manner. तो जैसे फॉर एग्जांपल उस सिचुएशन में थर्ड पार्टी क्या कंक्लूड करेगा नॉर्मली कि अरे यार तेरा खुद का जो तेरे खुद के जो फादर है वो कंपनी में अगर डायरेक्टर है तो तू बायस्ड मैनर में कैसे ऑडिट करेगा? तू नहीं कर सकता अनबायस्ड मैनर में ऑडिट, तेरा ऑडिट अनबायस्ड होएगा। अब मान लो तुम्हारा कोई डिस्टेंट रिलेटिव, तुम्हारा कोई डिस्टेंट रिलेटिव, कोई दूर के कजन ताऊ के बेटे, कोई दूर के कजन ताऊ के बेटे, तुम्हारा कोई डिस्टेंट रिलेटिव वो कंपनी में डायरेक्टर है, तुम्हारा कोई डिस्टेंट रिलेटिव वो कंपनी में डायरेक्टर है, जो ना कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन में रिलेटिव में दिया गया है, और ना तुम्हारा उसके साथ कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्ट वगैरह है, अगर वो डायरेक्टर है। अब वो थर्ड पार्टी क्या बोलेगा? सोच के देखो, थर्ड पार्टी के एंगल से सोचो। अब थर्ड पार्टी क्या कंक्लूड करेगा? अगर थर्ड पार्टी ये कंक्लूड कर रहा है, अगर थर्ड पार्टी ये कंक्लूड कर रहा है कि अरे भाई यहां तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट नहीं हो रहा, देन इन दैट सिचुएशन तुम ये मान के चलो कि जो थ्रेट है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है। तो तुम बेसिकली ये मत सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम एक थर्ड पार्टी के नजरिए से सोचो, तुम एक थर्ड पार्टी के नजरिए से सोचो कि एक थर्ड पार्टी जो कि इंडिपेंडेंट हो,
जो कि नॉलेजेबल हो और जिसके पास सर्कमस्टेंसेस की नॉलेज हो, वो क्या कंक्लूड करेगा? अगर वो ये कंक्लूड करेगा कि जो थ्रेट है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है, मतलब थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है। अगर वो ये कंक्लूड करेगा कि जो थ्रेट है वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब थ्रेट बहुत ज्यादा है। तो बोला आप क्या करो, आप एक टेस्ट परफॉर्म करो जिसको बोलते हैं RITP टेस्ट, रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट। तो एक्सेप्टेबल लेवल इज अ लेवल, सबसे पहले एक्सेप्टेबल लेवल इज अ लेवल at which the professional accountant using the RITP test would likely conclude that the accountant complies with the fundamental principles. Accountant complies with the fundamental principles. तो acceptable level क्या हो गया? जहां पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट अगर एक रीजनेबली एंड थर्ड पार्टी टेस्ट कराता है तो वो लाइकली वो क्या करेगा, कंक्लूड करेगा कि अकाउंटेंट जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब RITP टेस्ट होता क्या है? The reasonable and informed third party test is a consideration by the professional accountant about whether the same conclusions are likely to reach by another party. मतलब प्रैक्टिकली आप कोई थर्ड पार्टी को एंगेज नहीं करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी थर्ड पार्टी को एंगेज करोगे, नहीं, आप थर्ड पार्टी के एंगल से सोचोगे, आप थर्ड पार्टी के एंगल से सोचोगे। You can ask the third parties also. You can consider yourself. You can think from the angle of third parties, or you can involve some third parties also. And you see that थर्ड पार्टी क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, वो जो थर्ड पार्टी है वो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। और जो रीजनेबली एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी है, जरूरी नहीं है कि वो अकाउंटेंट हो, जरूरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जरूरी नहीं है कि उसके पास मल्टीपल डिग्रीज हो, बट एटलीस्ट उसके पास वो नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट उसके पास उतना नॉलेज और एक्सपीरियंस हो कि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सके और इवैल्युएट कर सके कि तुम अनबायस्ड मैनर में, इम्पार्शियल मैनर में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तुम अनबायस्ड मैनर में, इम्पार्शियल मैनर में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मतलब सिंपल सी चीज है ना यार, मेरे कंपनी में मेरे चाचा डायरेक्टर है, मैं समझ नहीं पा रहा कि यार मेरे को ऑडिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मान लो मैं किसी थर्ड पार्टी से पूछूंगा कि अरे यार संजना तुम बताओ। अब संजना कौन है? She might not be a chartered accountant currently, but at least she is in a position कि she has that knowledge, and she has the reasonable information, she can make a decision. तो मैं संजना से पूछूंगा कि अरे संजना तुम बताओ ऐसा सा सिचुएशन है, मेरे जो डिस्टेंट चाचा हैं वो कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो तुमको क्या लगता है कि मैं अनबायस्ड मैनर में काम कर पाऊंगा क्या? अब संजना बोलेगी कि हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है, आपके कोई डिस्टेंट चाचा कंपनी में डायरेक्टर है तो भाई क्या दिक्कत है, आप तो आराम से इम्पार्शियल मैनर में काम कर पाओगे। तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई मेरा RITP टेस्ट पास हो गया। लेकिन संजना बोलेगी अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, डिस्टेंट चाचा आपके कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो मतलब ये सर्कमस्टेंस तो देखकर ही ऐसा लग रहा है कि आप अनबायस्ड मैनर में काम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो थ्रेट है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है। तो मैं यहां पे खुद डिसाइड नहीं करूंगा, मैं यहां पे एक थर्ड पार्टी से पूछूंगा, और वो जो थर्ड पार्टी है वो कौन होएगा? जरूरी नहीं है कि वो अकाउंटेंट हो, बट उसके पास वो नॉलेज हो, उसके पास वो एक्सपीरियंस हो कि वो चीजों को कंक्लूड कर सके। और उसके बाद आता है एड्रेसिंग थ्रेट्स। अब क्या करना है सर, आपको थ्रेट को एड्रेस करना है। थ्रेट को एड्रेस कैसे करना है, सामना करना है थ्रेट का। बोला सर या तो थ्रेट को एलिमिनेट कर दो, या तो सर्कमस्टेंसेस ही एलिमिनेट कर दो, काम खत्म, या तो सर्कमस्टेंसेस ही एलिमिनेट कर दो, काम खत्म। दैट इज इंडिकेटिंग द थ्रेट्स that are creating the threats, eliminating the circumstances including interest or relationship that are creating the threats. For example, my wife was the director of the company. threat क्या था? my wife was the director of the company. मैंने अपने वाइफ को बोला कि तू स्टेप डाउन कर दे एज डायरेक्टर, एंड मेरी वाइफ ने क्या कर दिया? स्टेप डाउन कर दिया एज डायरेक्टर। तो काम ही खत्म। वो जो सर्कमस्टेंस था जिसकी वजह से थ्रेट अराइज हो रहा था, वो सर्कमस्टेंस एलिमिनेट हो गया। वो जो सर्कमस्टेंस था जिसकी वजह से थ्रेट अराइज हो रहा था, सर्कमस्टेंस एलिमिनेट हो गया। दूसरा आप क्या करो? सेफगार्ड्स अप्लाई करो। दूसरा आप क्या करो? सेफगार्ड्स अप्लाई करो टू रिड्यूस द थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। आप क्या करो सर? सेफगार्ड्स अप्लाई करो टू रिड्यूस द थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है बाहर बारिश आ रही है, भिजने का खतरा है, आपको पता है बाहर बारिश आ रही है, भिजने का खतरा है, तो या तो सिचुएशन नंबर 1 आप घर से बाहर ही मत निकलो, या सिचुएशन नंबर 2 एटलीस्ट कैरी अम्ब्रेला। तो इवन इफ यू कैरी द अम्ब्रेला, तो एटलीस्ट दैट रिस्क ऑफ गेटिंग वेट इज रिड्यूस्ड, एटलीस्ट आपने क्या कर लिया? उस रिस्क को रिड्यूस कर लिया। तो आप सेफगार्ड्स अप्लाई करो और थ्रेट को कम से कम एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आ जाओ। और तीसरा सिचुएशन है कि भैया क्यों हेडेक लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो, प्रोफेशनल एक्टिविटी को ही मना करो, टाटा बाय बाय बोलो, काम खत्म।
ऑडिट करने से मना कर दो, थ्रेट ही खत्म हो जाएगा। डिक्लाइनिंग और एंडिंग द स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी, कौन सा? या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और रिलेशनशिप, जैसा अपन ने एग्जांपल लिया ना कि पार्टिकुलरली जैसे मैंने अपनी वाइफ को ही बोल दिया टू स्टेप डाउन एज अ डायरेक्टर, तो वो जो रिलेशनशिप था जिसकी वजह से थ्रेट क्रिएट हो रहा था वही एलिमिनेट हो गया, वही वो सर्कमस्टेंस को ही मैंने हटा दिया। जिस सर्कमस्टेंस की वजह से थ्रेट अराइज हो रही थी मैंने क्या कर दिया, उस सर्कमस्टेंस को हटा दिया, काम ही खत्म। दूसरा सिचुएशन क्या है, सेफगार्ड्स लगा दो। दूसरा सिचुएशन क्या है, सेफगार्ड लगा दो। तो सिचुएशन नंबर 1 क्या, एक्शंस टू एलिमिनेट द थ्रेट्स। डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस थ्रेट में बी एड्रेस्ड बाय एलिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्रिएटिंग द थ्रेट, कि आप उस सर्कमस्टेंस को ही एलिमिनेट कर दो जिसकी वजह से थ्रेट क्रिएट हो रहा है। लेकिन यह हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, यह हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि आप उन सर्कमस्टेंसेस को ही क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। फॉर एग्जांपल योर डायरेक्टर माइट, योर वाइफ माइट रिफ्यूज आल्सो कि नहीं भाई मैं तो स्टेप डाउन नहीं करूंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि देयर माइट बी सिचुएशंस कि आप उस थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद ही डिक्लाइन कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि सॉरी मिस्टर मैं तो काम नहीं करूंगा, या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटी को एंड कर देना चाहिए। ऐसा आप क्यों करोगे, बिकॉज आप थ्रेट्स को क्या नहीं कर पा रहे हो, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा आप क्यों करोगे, बिकॉज आप थ्रेट्स को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो या एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके नहीं आ पा रहे हो। फिर सर सेफगार्ड्स क्या क्या लगा सकते हैं, अपन एग्जांपल्स दिए कि अपन सेफगार्ड्स क्या क्या लगा सकते हैं। तो जैसे दे हैव गिवन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल मान लो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो रहा था। क्या अराइज हो रहा था, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो रहा था। तो आप एक काम करो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो रहा था, आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो रहा था, आप एडिशनल क्वालिफाइड नए बंदे को अपॉइंट कर लो, आप नए बंदे को अपॉइंट कर लो, आप टीम में नए बंदे को अपॉइंट कर लो, क्वालिफाइड पर्सनल को अपॉइंट कर दो और कंपनी को बता दो कि भाई चेकिंग ये करेगा। आप नए बंदों को अपॉइंट कर दो, न्यू क्वालिफाइड पर्सनल को अपॉइंट कर दो। तो अगर आप न्यू क्वालिफाइड पर्सनल को अपॉइंट कर दोगे तो उससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हट सकता है। सेफगार्ड लगा रहे हो आप, एलिमिनेट तो नहीं कर रहे इससे, बट आप क्या कर रहे हो, सेफगार्ड लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग सेफगार्ड। कि यार ठीक है मेरे ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था ना, मैंने क्या किया, फर्म में एक नए बंदे को अपॉइंट कर दिया, एक नए क्वालिफाइड बंदे को अपॉइंट कर दिया, तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हटा सकता हूं। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हटा सकता हूं। या फिर मान लो सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो रहा है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो रहा है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में दिक्कत क्या था कि मैं अपने काम को खुद ही रिव्यू करने वाला हूं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में दिक्कत क्या था कि मैं अपने काम को खुद ही रिव्यू करने वाला हूं। तो मैंने एक दूसरा रिव्यूअर अपॉइंट कर लिया, मैंने एक दूसरा रिव्यूअर अपॉइंट कर लिया जो मेरी टीम का मेंबर ही नहीं है, मैंने एक दूसरा रिव्यूअर अपॉइंट कर लिया जो मेरे टीम का मेंबर ही नहीं है, और मैंने क्लाइंट को बोला कि भाई ये रिव्यू करेगा, मैंने क्लाइंट को बोला कि ये रिव्यू करेगा मेरे बिहाफ पे। तो मैंने क्या किया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हटा दिया, मैंने क्या किया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हटा दिया, सेफगार्ड्स लगा दिए। जैसे सेल्फ रिव्यू थ्रेट को हटाने के लिए आईसीए भी क्या करता है, आईसीए अपॉइंट्स एप्रोप्रिएट रिव्यूअर। उसके बाद मान लो देयर माइट बी सिचुएशंस कि सर बहुत सारे थ्रेट एक साथ अराइज हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है सर कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी एक साथ अराइज हो रहा है, एडवोकेसी थ्रेट भी एक साथ अराइज हो रहा है, फैमिलियरिटी थ्रेट भी एक साथ अराइज हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी एक साथ अराइज हो रहा है, एडवोकेसी थ्रेट भी एक साथ अराइज हो रहा है, और फैमिलियरिटी थ्रेट भी एक साथ अराइज हो रहा है। तो उस सिचुएशन में ये छोटे मोटे सेफगार्ड से काम नहीं चलेगा कि नए बंदे को ले आए, खाली रिव्यूअर को ले आए, उससे काम नहीं चलेगा। बोला सर व्हाट वी कैन डू इज हम पार्टनर से दूसरे लेके आ जाएंगे, हम पार्टनर से दूसरे लेके आ जाएंगे, एंगेजमेंट टीम ही पूरा का पूरा दूसरा लेके आ जाएंगे, हम पार्टनर से दूसरे लेकर आ जाएंगे, एंगेजमेंट टीम ही दूसरा लेके आ जाएंगे। देखो सेफगार्ड्स लगाने का मतलब क्या हो गया कि फर्म मना नहीं कर रही, फर्म काम को मना नहीं कर रही, फर्म सेफगार्ड्स अप्लाई करके रिस्क को कम करने की कोशिश कर रही है। तो एक सिचुएशन तो है कि थ्रेट है तो फर्म ने मना कर दिया काम करने से, दूसरा सिचुएशन है कि फर्म बोल रही है सर एक काम करेंगे। दिक्कत किससे था, सानिध्य सर आपसे था, ही वाज द एंगेजमेंट पार्टनर, इसके टीम में ये जो 2-3 लोग हैं इनसे दिक्कत थी, इसकी वजह से थ्रेट अराइज हो रहा था, हम पूरा टीम नया लेके आ रहे हैं, हम पार्टनर नया लेके आ रहे हैं। तो पार्टनर भी नया अपॉइंट कर दिया, टीम भी नई अपॉइंट कर दी, पार्टनर भी नया अपॉइंट कर दिया, टीम भी नई अपॉइंट कर दी। तो इससे तो मेजरली सारा थ्रेट से हट गया कि हमने पार्टनर भी नया अपॉइंट कर दिया, टीम भी नई अपॉइंट कर दी। या फिर मान लो सुनो, कंपनी एक ही क्लाइंट को
एश्योरेंस सर्विस भी दे रहा है और नॉन एश्योरेंस सर्विस भी दे रहा है। कंपनी एक ही क्लाइंट को एश्योरेंस सर्विस भी दे रहा है और नॉन एश्योरेंस सर्विस भी दे रहा है। ठीक है, कंपनी एक ही क्लाइंट को क्या कर रहा है सर, एश्योरेंस सर्विस भी दे रहा है और नॉन एश्योरेंस सर्विस भी दे रहा है। तो यहां पे बिना थ्रेट अराइज होता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट वगैरह अराइज होता है कि कंपनी क्या कर रहा है, क्लाइंट को एश्योरेंस सर्विस भी दे रहा है और नॉन एश्योरेंस सर्विस भी दे रहा है। तो बेस्ट है ना, आप सेफगार्ड्स में क्या लगा सकते हो कि एश्योरेंस के लिए अलग टीम होगी, नॉन एश्योरेंस के काम के लिए अलग टीम होगी। एश्योरेंस के काम के लिए अलग टीम होगा, नॉन एश्योरेंस के काम के लिए अलग टीम होगा। एश्योरेंस के काम के लिए अलग एंगेजमेंट पार्टनर होगा, नॉन एश्योरेंस के काम के लिए अलग एंगेजमेंट पार्टनर होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेफगार्ड्स लगा सकते हो। बोला सर थ्रेट और भर गया, थ्रेट और भर गया, पांचों थ्रेट एक साथ आ रहे, पांचों थ्रेट एक साथ आ रहे, पांचों थ्रेट एक साथ आ रहे। कोई ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि पांचों थ्रेट एक साथ आ रहे, सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी आ रहा, सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी आ रहा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी आ रहा, सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी आ रहा, एडवोकेसी थ्रेड भी आ रहा, फैमिलिटी थ्रेड भी आ रहा, इंटिमिडेशन थ्रेड भी आ रहा। सर सारे थ्रेट एक साथ आ रहे, क्या करें भाई। बोला इसमें तो और कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा, इसमें तो खाली टीम दूसरे लगाने से भी काम नहीं चलेगी। तो बोला इसमें हम क्या कर सकते हैं, बोला जो पार्टिकुलर एरियाज है जो ज्यादा रिस्की हैं, जो पार्टिकुलर एरियाज है जो ज्यादा रिस्की हैं, हम उसके लिए दूसरे फर्म को अपॉइंट कर देंगे, हम उसके लिए दूसरे फर्म को इन्वॉल्व कर लेंगे। विल इन्वॉल्व सम अदर फर्म अलोंग विद अस, विल इन्वॉल्व सम अदर फर्म अलोंग विद अस, हम दूसरा फर्म लेके आ जाएंगे। विल इन्वॉल्व सम अदर फर्म अलोंग विद अस, तो उससे तो सारा थ्रेट ही हट गया कि हम दूसरे फर्म को ही ले आए, हमने किसी दूसरे फर्म को चेकिंग करने के लिए बोल दिया कि आप ही चेक कर लो, हमें लग रहा है यहां पे इंडिपेंडेंस को खतरा है हमारा, तो आप ही चेक कर लो। तो इस तरीके से क्या दिया, सेफगार्ड्स का एग्जांपल दिया। तो अपने को पार्टिकुलरली ध्यान रख के चलना है कि अगर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है तो आप क्वालिफाइड पर्सनल हायर कर सकते हो, अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेट है तो आप रिव्यूअर अपॉइंट कर सकते हो। अगर जो थ्रेट है वो ये है कि आप क्लाइंट को एश्योरेंस सर्विस भी दे रहे हो, नॉन एश्योरेंस सर्विस भी दे रहे हो, तो आप डिफरेंट पार्टनर्स एंड एंगेजमेंट टीम्स अपॉइंट कर सकते हो। और अगर सारा थ्रेट एक साथ आ रहा है, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी, फैमिलिटी, इंटिमिडेशन, तो इसके सेफगार्ड में तो फिर आप दूसरे फर्म को इन्वॉल्व कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, दूसरे फर्म को ही इन्वॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ सेफगार्ड्स दिया हुआ है। ये जो टॉपिक नंबर 3 दिया हुआ है, ये भी अपने को अभी नहीं देखना, ये भी अपने को बाद में देखना है। इसके एग्जाम्पल्स अभी अपन देख ही लेते हैं, मुझे लगा था शायद आज नहीं होगा, बट ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आज देख ही लेते हैं। तो ये अपने 5 थ्रेट्स थे, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलिटी, इंटिमिडेशन। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सीएन प्रैक्टिस के लिए क्या क्या थ्रेट होएगा, सीएन सर्विस के लिए क्या क्या थ्रेट होगा, एग्जांपल्स दिया। अब एक चीज आपको बता रहा हूं मैं, आपको इसको पढ़ना कैसे है। पहले सारे एग्जांपल्स को रीड करना है और लॉजिकली कोरिलेट करना है कि हाँ भाई इस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। मैं आपको बता रहा हूं 80% एग्जांपल्स एकदम लॉजिकली फिट बैठेंगे, 80% एग्जांपल्स एकदम लॉजिकली फिट बैठेंगे। आप डायरेक्टली मुझे खुद ही बता दोगे सर कौन सा थ्रेट है, तो वहां कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 20% एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो लॉजिकली फिट नहीं बैठेगा, और जहां लॉजिकली फिट नहीं बैठेगा वहां आपको क्या करना रहेगा, रेक्टिफाई। बिकॉज कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है इंस्टीट्यूट और आपको पूछ सकता है कि ये कौन सा थ्रेट है और कौन सा कैटेगरी में आएगा, सीएन प्रैक्टिस वाले कैटेगरी में आएगा या सीएन सर्विस वाले कैटेगरी में आएगा। तो पहले लॉजिकली समझना है, लॉजिकली एक बार खाली रीड करना है, इस लिस्ट को खाली एक बार लॉजिकली रीड करना है, इसको याद करने में फोकस नहीं करना, रेक्टिफिकेशन में फोकस नहीं करना, खाली एक बार लॉजिकली रीड कर लेना है। लॉजिकली रीड करके 80% ऑफ द सिचुएशंस में आप खुद ही आंसर सही करेक्ट कर लोगे। 20% सिचुएशंस में दिक्कत आएगा और उन्हीं 20 सिचुएशंस में आपको क्या करना है, 20% सिचुएशंस में याद करके चलना है। तो सबसे पहले सीएन प्रैक्टिस के लिए the following are the example of facts and circumstances within each of those categories of threats that might create threats for a professional accountant when undertaking a professional service. That is, we are talking about a CN practice. ठीक है,
सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, पहला और तीसरा एग्जांपल, आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी याद करने का है, डायरेक्टली एकदम सिंपल दिमाग में फिट बैठता है। जो हमने एग्जांपल लिया ही था कि आपका कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में, आपने कंपनी का शेयर होल्ड किया हुआ है, आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। तीसरा एग्जांपल, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैव ए क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, आपका कोई बिजनेस रिलेशन है क्लाइंट के साथ, तो यार अगर आपका कोई क्लोज बिजनेस रिलेशन है क्लाइंट के साथ, तो ऑब्वियस सा चीज आपका फोकस तो बिजनेस की तरफ ज्यादा होगा, आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। दिक्कत कहां आएगी, मैं आपको मार्क करा रहा हूं, जो पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा, जिसको आपको अलग से याद करना रहेगा, एग्जांपल नंबर 2 आपको याद नहीं रहेगा, स्टार मार्क कर लो। स्टार मार्क कर लो। अब यहां पे क्या एग्जांपल दिया है, बड़ा वियर्ड सा एग्जांपल दिया है, वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोटिंग ए लो फी टू ऑब्टेन ए न्यू एंगेजमेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट लो फीस कोट कर रहा है नया एंगेजमेंट लेने के लिए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या कर रहा है सर, लो फीस कोट कर रहा है नया एंगेजमेंट लेने के लिए, और फीस बहुत ही कम रखी है उसने, फीस बहुत ही कम रखी है उसने, फीस बहुत ही कम रखी है उसने, एंड इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंप्लाई विद द टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर दैट प्राइस, बिकॉज भाई स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए भी ना प्राइस चाहिए, बिकॉज कोई भी काम फ्री में तो नहीं होगा, स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट फॉलो करने के लिए इतना सारा स्टैंडर्ड्स का रिक्वायरमेंट है, ये चेक करना है, वो चेक करना है, कंफर्मेशंस लेने हैं, इन्वेंट्री के वेरिफिकेशन के लिए टीम को भेजनी है, तो यू नीड टू हैव ए टीम फॉर दैट, यू नीड टू हैव ए कॉम्पिटेंट टीम फॉर दैट, और आप जिससे भी काम कराओगे यू हैव टू पे फॉर दैट। तो आपने क्लाइंट लेने के लिए फीस एकदम कम कोट कर दिया, और फीस इतना कम कोट किया कि प्रैक्टिकल इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क एज पर द स्टैंडर्ड्स, क्योंकि फीस आपने बहुत कम कोट किया है, आप लॉस में तो काम करोगे नहीं, तो प्रैक्टिकली हो सकता है कि आप वहां पे कम ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करो। तो यहां पे बोला सर आपने फीस कम क्यों कोट किया, फीस कम कोट करके भी क्लाइंट को क्यों ला रहे हो, पक्का आपका कोई इंटरेस्ट है, बिना इंटरेस्ट के आप लॉस में काम क्यों करोगे, आपका पक्का कोई इंटरेस्ट है, इसीलिए आपने क्लाइंट को इतना कम फीस कोट किया, और इतना कम फीस कोट करके भी आप क्लाइंट को अपने पास बुला रहे हो, पक्का आपका कोई इंटरेस्ट है। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर आ गया। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या था सर, कि आप अपने ही काम को क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, आप अपने ही काम को क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने ना, आप पहले कंपनी के डायरेक्टर थे, आपके बोलने पे कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट किया, सोच के देखो, आप पहले कंपनी के डायरेक्टर थे, आपके बोलने पे आपके अकॉर्डिंग कंपनी ने अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, अब आप उस कंपनी के प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, और आप अपने ही इंप्लीमेंटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करने वाले हो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो जाएगा। या फिर आपने ही क्लाइंट के लिए ना बुक्स कंपाइल किया, आपने ही क्लाइंट्स के लिए बुक्स कंपाइल किया था, डाटा वगैरह जनरेट किया था, रिकॉर्ड्स का कंपाइलेशन किया था, और आप ही क्या करने वाले हो, आप क्लाइंट को ऑडिट करने वाले हो, यानी अपने ही कंपाइल्ड डाटा को आप खुद ही रिव्यू करने वाले हो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। So example number 1, a professional accountant issuing an assurance report on the effectiveness of operations of financial systems after implementing the system. System भी आपने ही implement किया, और फिर अब assurance report भी आप ही दे रहे हो उसके ऊपर। Example number 2, data भी आपने ही prepare किया, और अब आप ही उस data को verify कर रहे हो। फिर advocacy threat, advocacy threat का मतलब क्या होता है, advocate करना, promote करना, आप क्या कर रहे हो, क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हो, या फिर क्लाइंट के शेयर्स वगैरह को प्रमोट कर रहे हो, जो हमने आईपीओ का एग्जांपल लिया था कि क्लाइंट शेयर इश्यू कर रही है और आप क्लाइंट के शेयर्स वगैरह को प्रमोट कर रहे हो, तो एडवोकेसी थ्रेट क्रिएट हो रहा है। एग्जांपल नंबर 2, मान लो क्लाइंट का ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई केस चल रहा है, क्लाइंट का ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्या चल रहा है, कोई केस चल रहा है, एंड यू आर एक्टिंग एज ए एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई केस चल रहा है, एंड यू आर एक्टिंग एज ए एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप जब क्लाइंट के बिहाफ में एडवोकेट बनोगे, और प्रैक्टिकली ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अलाउड टू अपीयर एज ए एडवोकेट फॉर द क्लाइंट बिफोर द इनकम टैक्स ऑथोरिटीज। ठीक है, तो मान लो अब जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने क्लाइंट के एडवोकेट बन के अपीयर करोगे, आप क्या बोलोगे,
क्लाइंट को एडवोकेट करोगे, आप बोलोगे अरे नहीं मेरा क्लाइंट तो दूध का दूल्हा है एकदम, मेरा क्लाइंट जो है वो तो सती सावित्री है, सती सावित्री कैरेक्टर वाला आदमी है, इसने तो कुछ टैक्स की चोरी नहीं करी है, बड़ी ईमानदारी से काम की है। मतलब आप खुद उसे क्या करोगे, एडवोकेट करोगे। फिर अगर आप उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करोगे तो अगेन आपकी ऑब्जेक्टिविटी में फर्क आ जाएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्टिंग एज एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इन लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स विद थर्ड पार्टीज, या फिर थर्ड एग्जांपल दिया है, ये वाला एग्जांपल आपको याद नहीं रहेगा, पहला तो एग्जांपल याद रहेगा, क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हो, शेयर प्रमोट कर रहे हो, यू आर एक्टिंग एज एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। थर्ड एग्जांपल याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूं। ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट लॉबिंग इन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेचर ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन on behalf of client. For example, there is a certain law which is going to be passed. There is a certain law which is going to be passed. अभी डिस्कशन चल रहा है उसका, ठीक है। अगर वो लॉ पास हो जाता है तो आपके क्लाइंट को बेनिफिट होगा, अगर वो लॉ पास हो जाता है तो आपके क्लाइंट को क्या होगा, बेनिफिट होगा। और पार्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह को भी ना बुलाया जाता है रिकमेंडेशंस वगैरह देने के लिए, या फिर आप उस लॉबी का पार्ट हो, उस ग्रुप का पार्ट हो, उस डिस्कशन पैनल का पार्ट हो, एंड जहां पे आप भी सजेशंस दे रहे हो कि लॉ पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप क्लाइंट के, आप क्या कर रहे हो, आप उस लेजिस्लेशन के बिहाफ में आप लेजिस्लेशन के फेवर में खड़े हो, आप उस लेजिस्लेशन के फेवर में खड़े हो, आप जैसे तैसे उस लॉ को पास कराना चाहते हो ताकि क्लाइंट का बेनिफिट हो जाए, आप जैसे तैसे उस लॉ को पास कराना चाहते हो ताकि क्लाइंट का बेनिफिट हो जाए। यानी यहां भी एडवोकेसी थ्रेट के अंदर ये डाला हुआ है कि यू आर लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, तो ये भी एडवोकेसी थ्रेट के अंदर है। तो आई टोल्ड यू, इस पॉइंट को डबल स्टार मार्क कर लो, ये याद नहीं होएगा, मतलब ये याद नहीं रहेगा, अलग पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है। फैमिलियरिटी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट का मतलब क्या हो गया सर, पहले एग्जांपल एकदम सिंपल है, हमेशा याद रहेगा। ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैविंग ए क्लोज और इमीडिएट फैमिली मेंबर हु इज ए डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट, आपका कोई फैमिली मेंबर कंपनी का डायरेक्टर है, ऑफिसर है, सिंपल सी चीज है, फैमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो रही है, सिंपल सी चीज है, ऑडिट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो रही है। दूसरी चीज, थर्ड पॉइंट भी आराम से याद रहेगा, एन ऑडिट टीम मेंबर हैविंग ए लॉन्ग एसोसिएशन विद द ऑडिट क्लाइंट, कि बहुत लंबे समय से आप क्लाइंट के साथ जुड़े हुए हो, बहुत लंबा एसोसिएशन है, यारी मोहब्बत वाला रिलेशन बन गया है, यू आर हैविंग दैट सिंपैथेटिक फीलिंग्स विद द क्लाइंट, यू आर हैविंग दैट सिंपैथेटिक फीलिंग्स विद द क्लाइंट, ठीक है भाई। एक इंटर के मॉड्यूल में इन्होंने फैमिलियरिटी थ्रेट में एक एग्जांपल और दिया है, इंटर के मॉड्यूल में, फाइनल के मॉड्यूल में नहीं दिया, दैट यू हैव एक्सेप्टेड, द क्लाइंट इज गिविंग यू सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स, द क्लाइंट इज गिविंग यू सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स, क्लाइंट आपको सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स देता है, क्लाइंट आपको महंगी, क्लाइंट आपके लिए फेवर्स करता है, आपको सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स देता है, तो उसकी वजह से भी क्लाइंट के साथ आपका फैमिलियरिटी अराइज हो जाएगा, आपका रिलेशन अराइज हो जाएगा। अगर आपको कोई महंगी महंगी गिफ्ट दे, अगर आपको कोई महंगे महंगे गिफ्ट दे, मान लो आप लेटर से टाटा का ऑडिट कर रहे हो और टाटा बोलता है भैया जाओ इंडिया में जो भी हमारे होटल्स वगैरह के चेन वगैरह हैं, जाओ जिस 5 स्टार में रुकना है रुको, जिस सूट में रुकना है रुको, जो स्पा कराना है कराओ, उस तरीके से तुमको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सा चीज है कि एक फैमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक पॉइंट और आता है, क्या आता है कि बाद में ना क्लाइंट तुमको इंटिमिडेट भी कर सकता है कि बेटा तूने गिफ्ट एक्सेप्ट किया था, महंगी गिफ्ट एक्सेप्ट की थी मेरे से, मैं पब्लिक में बता दूंगा, इंटिमिडेट भी कर सकता है क्लाइंट। तो फाइनल में इसी पॉइंट को इंस्टीट्यूट ने इंटिमिडेशन थ्रेट में दिया, फाइनल में इसी पॉइंट को इंस्टीट्यूट ने इंटिमिडेशन थ्रेट में दिया। तो फैमिलियरिटी थ्रेट के 2 एग्जांपल हो गए, सबसे पहले प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैविंग ए क्लोज और इमीडिएट फैमिली मेंबर हु इज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट, दूसरा ऑडिट टीम मेंबर हैविंग ए लॉन्ग एसोसिएशन विद द ऑडिट क्लाइंट। तीसरा एग्जांपल दिया, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, अलग से जल्दी से याद नहीं रहेगा, ए डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट और एम्प्लॉय इन ए पोजीशन टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंगेजमेंट having recently served as the engagement partner। ये पॉइंट क्या दिया है, मान लो सपोज अभी करंटली कंपनी के जो डायरेक्टर हैं इज मिस्टर राम, एंड मिस्टर राम वाज द एक्स एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ योर फर्म, मिस्टर राम वाज द एक्स एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ योर फर्म।
तो अगर मिस्टर राम जो करंटली अभी कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का ऑफिसर है, यानी वो चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो तुम्हारे फर्म का क्या था, एक्स एंगेजमेंट पार्टनर था। तो तुम सोच के देखो यार, तुम्हारे सामने जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, जो डायरेक्टर है वो कौन है, तुम्हारा ही एक्स एंगेजमेंट पार्टनर है, तुम्हारा ही एक्स एंगेजमेंट पार्टनर है। तो उसके साथ भी तुम्हारे रिलेशन अच्छे होंगे, उसके साथ भी एक फैमिलिटी के चांसेस है, बिकॉज टिल नाउ ही वाज योर एंगेजमेंट पार्टनर। पिछले ऑडिट तक वो तुम्हारा एंगेजमेंट पार्टनर था, तो वहां भी तुम्हारा रिलेशनशिप अराइज हो सकता है, उस वजह से भी फैमिलिटी अराइज हो सकती है। तो ये वाला एग्जांपल याद नहीं रहेगा अलग से, फैमिलिटी थ्रेट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अपने सीएन प्रैक्टिस वाले एग्जांपल्स हो गए। एक लास्ट इंटिमिडेशन थ्रेट का देख लेते हैं, सर्विस वाला कल देखेंगे। इंटिमिडेशन थ्रेट में क्या हो गया एग्जांपल, पहला एग्जांपल एकदम सिंपल है, क्लाइंट धमका रहा है, तेरे को निकाल देंगे, तेरे को निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे। क्लाइंट क्या धमका रहा है, तुमको डिसमिस कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि क्लाइंट इज इंटिमिडेटिंग यू दैट दे विल रिमूव यू फ्रॉम द ऑडिट। अगला और क्या एग्जांपल दिया, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट ए प्लांट प्रमोशन विल नॉट ऑकर। प्रोफेशनल अकाउंटेंट को इन्फॉर्म किया जा रहा है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि पार्टिकुलरली प्लान्ड प्रमोशंस विल नॉट अकर। मतलब आगे चल के जो भी फीस वगैरह इंक्रीज होनी थी, आगे चल के हम आपको जो सर्विसेज वगैरह आपको देने वाले थे वो सारा आपको नहीं देंगे। हम तो आपको और भी काम देने वाले थे, बट आप हमसे एग्री नहीं करोगे तो हम आपको आगे का काम नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम तो सोच रहे थे कि आपको 10 ब्रांच का और ऑडिट देंगे, लेकिन आप तो यही हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो भैया बाकी जो 10 ब्रांचेस का ऑडिट है वो भी आपको हम नहीं देंगे। अब इसके अंदर पॉइंट 2 और 4 अच्छे पॉइंट्स हैं जहां याद नहीं रहेगा। पहला, प्रोफेशनल अकाउंटेंट फीलिंग प्रेशराइज्ड टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ द क्लाइंट बिकॉज द क्लाइंट हैज मोर एक्सपर्टाइज ऑन द मैटर इन क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। क्लाइंट तुमको क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुमको लग रहा है वैल्यूएशन गलत है, फॉर एग्जाम्पल तुमको लग रहा है वैल्यूएशन गलत है अकॉर्डिंग टू यू। अब तुमको क्लाइंट क्या प्रेशराइज कर रहा है, कैसे इंटिमिडेट कर रहा है, वो इस तरीके से इंटिमिडेट नहीं कर रहा कि तेरे को निकाल देंगे या तेरा प्रमोशन नहीं कराएंगे, तेरे को नए ब्रांचेस को ऑडिट नहीं देंगे। क्लाइंट बोल रहा है बेटा मैंने देश का बेस्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर हायर किया, मैंने देश का बेस्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर हायर किया है, आई हैव हायर्ड द बेस्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑफ द कंट्री। उन लोगों ने वैल्यूएशन रिपोर्ट इशू किया। तू बता तेरी एक्सपर्टाइज ज्यादा है कि मेरी एक्सपर्टाइज ज्यादा है? मेरी एक्सपर्टाइज तेरे से ज्यादा है, मेरी एक्सपर्टाइज तेरे से ज्यादा है। तो वो प्रेशराइज फील करा रहा है अकाउंटेंट को कि भाई तू गलत रिपोर्ट इशू कर देगा, तू अपने एक्सपर्टाइज, तू अपने पे भरोसा मत कर, तू अपने वैल्यूअर पे भरोसा मत कर, मेरा वैल्यूअर तेरे वैल्यूअर से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेरा एक्सपर्टाइज है इस चीज में, तेरा एक्सपर्टाइज नहीं है। तो क्लाइंट उसको इस तरीके से प्रेशराइज कर रहा है, क्लाइंट उसको इस तरीके से प्रेशराइज कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है। और चौथी चीज, क्लाइंट बोल रहा है, सबसे पहले तो क्लाइंट ने क्या किया, ऑडिटर को ना महंगी गिफ्ट दी, 10 लाख का ब्रीफ केस पकड़ा दिया, ऑडिटर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और भाई साहब क्लाइंट ने उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कर लिया। और अब क्लाइंट आपको धमका रहा है, बेटा रिपोर्ट साइन नहीं करेगा ना पब्लिक में बता दूंगा तूने गिफ्ट एक्सेप्ट किया। तो क्लाइंट आपको क्या कर रहा है, धमका रहा है कि रिपोर्ट साइन नहीं करेगा तो तेरे क्या कर दूंगा मैं, पब्लिक में रिवील कर दूंगा तूने महंगी गिफ्ट एक्सेप्ट की है। तो इंटिमिडेशन थ्रेट, क्लाइंट आपको क्या कर रहा है, धमका रहा है, क्लाइंट इज इंटिमिडेटिंग यू। तो ये सीएन प्रैक्टिस वाले एग्जांपल्स हैं, बाकी सीएन सर्विस वाले एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।